तोड़ मालिक। तो भारत माता की जय मालिक। गुड 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 इवनिंग नहीं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मालिक। होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड, और आशा करता हूं कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो भारत माता की जय मालिक। तो मालिक बेसिकली हमने बेस उस दिन वापस चालू किया इंडियन कॉन्ट्रैक्टर का, जिसमें अपन ने पढ़ लिया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर देयर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर देयर बेस्ड ऑन तीन चीजें, बेस्ड ऑन एनफोर्सिबिलिटी, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन एंड बेस्ड ऑन पर। ओके सर, परफॉर्मेंस के बेस पे अपन ज्यादा डिस्कशन अपन ये चैप्टर में नहीं करेंगे, ये चैप्टर 4 पे छोड़ देंगे। लेकिन बेस्ड ऑन दो चीजें अपन ने डिस्कस की, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके बाद और एक था इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके बाद था वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके बाद और एक था अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया था बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, जिसके अंदर आया था एक्सप्रेस इंप्लाइड, जिसको हमने टैसिट कॉन्ट्रैक्ट भी बताया गया। उसके बाद और एक कॉन्सेप्ट था जो एक अलग से था, दैट इज कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, जिसको अपन आगे के चैप्टर में देखने वाले हैं। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट अपने पास आया था, दैट इज कॉल्ड विद रिस्पेक्ट टू ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट, जिसके लिए अपना पूरा सिलेबस ब्लैंक है, उसमें आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट का डिस्कशन नहीं है। ये होने के बाद ओके अपन ने चालू किया था ऑफर, जिसके अंदर अपन ने डिस्कस किया ऑफर का कॉन्सेप्ट क्या था। ऑफर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए, स्टार्टिंग का बेस पॉइंट डेफिनेशन ठीक है। डेफिनेशन के बाद अपन ने एक क्वेश्चन किया था, हाउ मेनी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर आर देयर, हाउ मेनी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर आर देयर, 5। पहला पॉइंट था जनरल ऑफर, दूसरा था स्पेशल ऑफर, तीसरा सिनेरियो आपके लिए था काउंटर ऑफर, चौथा था क्रॉस ऑफर, लास्ट कॉन्सेप्ट आपके लिए था स्टैंडिंग ऑफर। ये पांचों कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्लियर किया कि भाई यार सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जनरल ऑफर दुनिया को दिया जाता है। अब दुनिया को कैसे दिया जाता है, कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं रहेगा, कोई स्पेसिफिक पर्सन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल नहीं होंगे, स्पेसिफाइड नहीं होगा। अगर स्पेसिफाइड होता तो ये फिर जनरल ऑफर नहीं होता, स्पेशल ऑफर होता। तो जनरल और स्पेशल में ये डिफरेंस है। जनरल में आपको ये नहीं लगना है कि भाई यार जनरल मतलब दुनिया का कोई भी, इट कैन बी ए मास क्राउड, इट कैन बी ए मास क्राउड, बट जनरल ऑफर में कोई स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड पर्सन नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, जनरल ऑफर की कहानी ये होती है। ओके दूसरा सिनेरियो, ओके देखो जनरल ऑफर में वापस बता रहा हूं कि जनरल ऑफर दिया जाता है, स्पेशल ऑफर दिया जाता है। स्पेशल ऑफर और जनरल ऑफर, अगर मैं स्पेसिफिक क्लास बोल रहा हूं या स्पेसिफिक पार्ट बोल रहा हूं तो भी ये स्पेशल ऑफर माना जाएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन को ही दिया जा रहा है। अगर मैं इधर बोलूं ओके ये ऑफर सिर्फ उनको मिलेगा जो टैक्स भरता है, तो कौन सा ऑफर होगा, स्पेसिफिक या जनरल? स्पेसिफिक। फिल्टर कर रहा हूं ना मैं, तो जैसे ही मैं फिल्टर कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या होगा, स्पेसिफिक। जिसमें फिल्टर नहीं कर रहा हूं इट बिकम्स ए जनरल ऑफर। तो ये जनरल ऑफर स्पेसिफिक ऑफर का लॉजिक याद रखना। भारत माता की ये जेपा के मालिक एवरीबॉडी। ओके ये होने के बाद आपके लिए दो, अच्छा एक कार्बोलिक स्मोक बॉल और बोल्टन वर्सेस जोन्स अपन आज डिस्कस करेंगे। मैंने बताया था आगे ऑफर का डिस्कशन आएगा तब डिस्कस किया जाएगा वो। ओके उसके बाद अपन ने देखा काउंटर और क्रॉस ऑफर, मेरे ख्याल से वो दोनों भी क्लियर है। ओके याद रखना काउंटर और क्रॉस ऑफर में कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको याद रखना है कि वो जो दूसरा पार्ट था क्या वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा क्या, तो याद रखना वो एक्सेप्टेंस माना नहीं जाएगा। काउंटर हो या क्रॉस हो, दोनों में डिफरेंस क्या है। काउंटर में तुम्हें मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करके दिया है तो उसमें ओरिजिनल ऑफर तो खत्म ही हो गया, तो ओरिजिनल ऑफर खत्म है, और जो तुम्हारा काउंटर ऑफर था क्या वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा, नहीं। और क्रॉस ऑफर में क्या होता है, हम दोनों एक दूसरे को ऑफर देते हैं तो उसमें कोई भी चीज एक्सेप्टेंस नहीं है, वो खाली क्या ऑफर क्या माना जा रहा है, ऑफर। एंड लास्ट पॉइंट है स्टैंडिंग ऑफर, जो ओपन ऑफर होते हैं कुछ पीरियड के लिए, कुछ टाइम के लिए, उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर और ओपन ऑफर। ये ऑफर के बाद की बात जब करते हैं हम लोग, ऑफर खत्म होने के बाद की बात करते हैं। ओके ये क्लासिफिकेशन के बाद अब हम जाते हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे तोड़ पॉइंट है। ओके टेक्निकली आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, खाली ये नहीं आना चाहिए, एक्सेप्टेंस भी आपको अच्छे से आना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं इसके दो पार्ट और क्या क्या बचे, एक है एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर, एक है एसेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस। ये अगर आपको मालूम होगा, याद होगा, मेरे ख्याल से याद है कि नहीं एवरीबॉडी, बेवड़े लोग। ओके तो ये दो मेन पार्ट आपका है, लेकिन इसके बाद वाला और एक कॉन्सेप्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है। और कम्युनिकेशन के साथ और तो और इंपॉर्टेंट क्या है, रिवोकेशन। ओके ये जो कम्युनिकेशन और रिवोकेशन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, जिसको अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। पर बिफोर दैट सबसे पहले दो आसान से हिस्से खत्म कर लेते हैं। पहला पॉइंट है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। सर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर क्या होगा, सबसे पहला एसेंशियल अगर आपको याद होगा, एकदम क्लियर कट होना चाहिए, ये ऑफर क्या क्रिएट करना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप। ये ऑफर क्या क्रिएट करना चाहिए बेटा, लीगल रिलेशनशिप। इज दैट पॉइंट क्लियर मालिक? लीगल रिलेशनशिप जब तक तैयार नहीं होगी तब तक ऑफर माना नहीं जाएगा। ए बेस्ट एग्जांपल जो मैंने आपको होता है सोशल एग्रीमेंट्स। सोशल एग्रीमेंट्स अगर मैंने आपको बर्थडे पार्टी पे बुलाया तो ये लीगल ऑफर नहीं है।
ओके ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो लीगल ऑफर होना जरूरी है, लीगल रिलेशनशिप तैयार करना जरूरी है। लीगल रिलेशनशिप यानी इंटेंशन होना चाहिए आपका लीगल रिलेशनशिप तैयार करने का, ये पॉइंट ध्यान रखिए, लीगली बाउंड होना चाहिए। दूसरा सिनेरियो, ऑफर सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या? ओके एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। ऑफर एकदम क्लियर कट होना चाहिए, सर्टन, इट कैन बी डेफिनेट, आपको क्लियर होना चाहिए, और वेग नहीं होना चाहिए, मतलब एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको याद होगा एम्बिग्यूटी रहा तो ऑफर जो दिया गया था आपका वो क्या हो जाएगा? ऑफर छोड़ दो, कॉन्ट्रैक्ट भी अगर एम्बिग्यूटी में रहा, अगर कॉन्ट्रैक्ट भी एम्बिग्यूटी में रहा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता? वॉइड। अनसर्टेन एग्रीमेंट्स आर वाइड। और ये आप आगे पढ़ोगे चैप्टर 3 में, अपने को यही तो पढ़ना होगा। चैप्टर 3 अगर आपको याद होगा, ओके, सेक्शन 25, 26, 27, 28, 29, 30, 29 वाले कॉन्टेक्स्ट में यही तो लिखा हुआ है, 30 वाला मेजरिंग है। ओके तो ये डायरेक्टली वॉइड, लॉ ही वॉइड करता है, तो इसीलिए तुम पहले ही तो जाओ, कॉन्ट्रैक्ट तो बात की बात है, पहले ऑफर तो सीधा रखो। एग्जाम्पल अगर आपको याद होगा, वेग नहीं होना चाहिए, शायद मैं हमेशा बोलता हूं, मेरे पास 2 गाड़ी थी और मैंने बोला मैं तुम्हें गाड़ी बेच रहा हूं 10 लाख में। अगर मैंने तुमको ऐसे बताया, ओके, क्या ये ऑफर वेग होगा? यस, क्योंकि कौन सी गाड़ी बेच रहा हूं ये क्लियर नहीं है। लेकिन मेरे को बताओ, मेरे पास सिर्फ एक ही गाड़ी है और मैं बोल रहा हूं मैं गाड़ी बेचना चाहता हूं 10 लाख में, एम आई क्लियर विद ऑफर? यस, ये ऑफर सर्टेन होगा। ऑयल, बहुत सारे ऑयल बेच रहा हूं, ओके, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सब कुछ बेच रहा हूं और मैं बोल रहा हूं 100 kg ऑफ ऑयल बेचना है, तो आपको क्या समझेगा कौन सा ऑयल? तो क्या ये ऑफर, ओके, ऑफर डेफिनेट है? नहीं। तो ऑफर डेफिनेट होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑयल कौन सा चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, और इसका इंपैक्ट अगर इधर भी नहीं रहा ना, देखो मैं वापस बोल रहा हूं सर, कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टन है, ओके सर, एक काम करो, एक बुक दे, एक काम करो, बुक दो, चैप्टर 3। हेलो हेलो हेलो, टूट जाएगा बेटा, तू आज अच्छे से रहे, इज्जत से रहे, हाँ, टूट जाएगा ना बिन मतलब फालतू में क्या यार, किसी का नुकसान नहीं करना चाहते रे अपन, अपन अच्छे आदमी है, नुकसान नहीं करना चाहते, मारू अलग इशू है, नुकसान नहीं होना चाहिए ना, फेंक के ऐसे वैसे कुछ ऐसा। एक सेकंड, कम टू पेज नंबर 1.64, 1.64 पे आ जाइए, 1.64 पे आ जाइए मालिक, 1.64, 1.64 आएगा। पॉइंट नंबर 4 पढ़िए। Agreement, the meaning of which is uncertain. An agreement, the meaning of which is not certain, is void. But where the meaning thereof is capable of being made certain, the agreement is। मिला क्या? सेक्शन कौन सा है? 29। पढ़ो मसाला पढ़ो, एग्जाम्पल पढ़ो उसका। A agrees to sell B 100 tons of oil. मिला? Okay, there is nothing whatever to show which kind of oil is intended. The agreement is void for uncertainty. But the agreement would be valid if A was a dealer only in, because in such case meaning would be capable of being made certain। भारत माता की जय। समझा क्या मालिक? वापस करंट पेज पे आओ, फिर करंट पेज पे आओ, आएगा करंट पेज पे। अब मेरा क्वेश्चन है, करंट पेज का जो सेकंड पॉइंट है जिसको अपन रीड कर रहे थे, इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट, नॉट वेग। अब इसका मसाला पढ़ो। द टर्म्स ऑफ ऑफर आर वेग और डेफिनेट, इट्स एक्सेप्टेंस कैन नॉट क्रिएट एनी कॉन्ट्रैक्चुअल। Thus, A offers to sell 100 quintals of oil. There is nothing whatever to show what kind of oil. The offer is not capable of being accepted to for want of certainty. दोनों में तो एग्जाम्पल सेम ही है। ओके, तो माँ कसम एग्जाम में कौन सा पॉइंट लिखने का, ये पॉइंट लिखना चाहिए, वो लिखना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन कौन सा है, ये कब आएगा वो कब आएगा, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। सेक्शन 29, इधर सेक्शन 29 का जिक्र लिखोगे क्या? तो किस कंटेक्स्ट में जा रहा है ये, और वो किस कंटेक्स्ट में जा रहा है? ओके, ये ऑफर की वैलिडिटी पे जा रहा है। अगर कोई भी सवाल आया और जहां पर किया हुआ है ऑफर है और ऑफर अनसर्टन है, तो इसको बेस लेना है कि ऑफर अनसर्टन नहीं हो सकता। उधर सेक्शन 29 का रेफरेंस देने का, सेक्शन 29 कब होता है? जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, एग्रीमेंट में जाता है और बाद में मालूम पड़ता है अनसर्टन था। अगर स्टार्टिंग से ऑफर आपका अनसर्टन था, स्टार्टिंग से अनसर्टन था और एक्सेप्ट करने वाले को मालूम पड़ गया ऑफर अनसर्टन है, तो ऑफर क्या हो जाएगा? नॉट ए वैलिड, इट्स नॉट ए वैलिड ऑफर। ऑफर है पर वैलिड ऑफर, तो अगर मैंने एक्सेप्टेंस भी दिया तो बाउंड नहीं होगा। और अगर बाई चांस तुमने एग्रीमेंट समझ भी लिया तो भी सेक्शन 29 के हिसाब से क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। अभी पढ़ा ना रे? तो अब मेरे को बताओ, तो ये सेक्शन 29 का रेफरेंस देना और ये रेफरेंस देना कब मालूम पड़ेगा? क्वेश्चन क्या है। अगर क्वेश्चन ऑफर के ऊपर है तो सीधा इधर, और सेक्शन एग्रीमेंट के ऊपर है तो
ओके सर, तो कैसे मालूम पड़ेगा क्वेश्चन में क्या लिखा ओके, ए एंड बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ए एंड बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है जहां पर वो 100 केजी ऑफ ऑयल बेचने वाला है, और एग्रीमेंट में 100 केजी ऑफ ऑयल कौन सा है वो लिखा नहीं है, और यहाँ पर 100 केजी ऑफ ऑयल में अमित इज डिलीवरिंग, अमित ऑल्सो सेल कोकोनट ऑयल, अमित ऑल्सो सेल सनफ्लावर ऑयल। ओके, कमेंट क्या करोगे, ये लिखोगे या सेक्शन 29 लिखोगे? सेक्शन 29, ये नहीं लिखोगे, ऑफर का नहीं लिखोगे। अगर क्वेश्चन पूछ रहा हो अमित हैज ऑफर्ड टू सेल 100 केजीज ऑफ ऑयल टू मिस्टर बी, okay, and Amit is into multiple oil elements, and Amit is have commented only he will be selling 100 kgs of oil, okay, comment। तो आप लिखोगे एसेंशियल ऑफर, आपको ऐसा लिखना होगा, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर आर द फॉलोइंग, जिसमें से पॉइंट ये है और इसके लिए पॉइंट अपन जिक्र कर रहे हैं। आत्मा क्लियर? यानी आपको क्वेश्चन में यस पंडर, हाँ हाँ हाँ, ये मिस्टेक, मिस्टेक यूनिलैटरल कैसे, हाँ मतलब यूनिलैटरल मिस्टेक, ये 2021 22 में डील किया जाएगा। ओके सर, देखो हाँ ये मिस्टेक वाला पॉइंट है, देखिए मिस्टेक में बताता हूँ, पर मिस्टेक को वैसे भी इग्नोर करिए, पॉइंट पे मैंने आपको वैल्यू बताया हुआ, लेकिन ठीक है। एक सवाल क्या आया था, ओके, अगर एग्जांपल मैं बहुत सारे ऑयल में डील करता हूँ, बहुत सारे ऑयल में डील करता हूँ, ओके, या उल्टा ले लो, मैं एक ही ऑयल में डील करता था, अभी मैं बहुत सारे ऑयल में, ओके, पहले मैं सनफ्लावर ऑयल में भी डील करता था, खाली सनफ्लावर, और अभी सनफ्लावर कोकोनट सब में डील करता हूँ। आत्मा, तुम आए मेरे पास ऑर्डर दिया, तुम्हारे दिमाग में अभी तक है मैं सनफ्लावर ही बेच रहा हूँ, और तुमने 1000 मतलब 100 केजीज ऑफ ऑयल मांगा, ओके, मैंने आपको कोकोनट ऑयल दे दिया। ओके, अब क्वेश्चन था क्या मैं क्लियर था अपने इसमें, मैं मेरे लिए क्लियर था, मैं कोकोनट ही दे रहा हूं, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं थी, तो ये मिस्टेक कैसा होगा? ये मिस्टेक या तो दो वे से होगा, या मेरे को भी क्लियर नहीं था कि आपको क्या चाहिए, या मेरे को आपको भी क्लियर नहीं था क्या चाहिए, तो ये कौन सा मिस्टेक हो गया? बायलैटरल। तो मेरे को पता बायलैटरल मिस्टेक है, और अगर मिस्टेक इन टर्म्स ऑफ दिस है, कॉन्ट्रैक्ट वाइड ही है एवरीबॉडी। ओके, अब मेरे को बताओ यूनिलैटरल मिस्टेक है, उसको क्या ट्रीट करोगे? मैंने क्लास में क्लियरली समझाया था, यूनिलैटरल मिस्टेक जब भी होती है उसको क्या ट्रीट करना है? मिस रिप्रेजेंटेशन। ये मिस रिप्रेजेंटेशन में ट्रीट किया जाना चाहिए आपको, फ्रॉड नहीं बोला मैंने, क्या बोला? मिस, याद आया कि नहीं? अरे मतलब यानी मेरे को बताओ, मैंने रिप्रेजेंट करते वक्त अगर रिप्रेजेंटेशन है तो, और रिप्रेजेंट कुछ नहीं है, उसने समझा है तो आपको सीधा अवॉइड कर देना है। तो आपको ये टेक्निकली चैप्टर 3 में डील होगा, लेकिन अब अगर मैं 29 आपको मैं क्वेश्चन अभी के लिए इतना समझो, अभी के लिए इतना समझो, ओके, कल और परसों में डील करेंगे ये, अभी के लिए इतना समझो, मैंने आपको ये बोला कि भाई 1000 केजी ऑफ ऑयल बेच रहा हूं, और मैं भी क्लियर नहीं था और आप भी क्लियर नहीं थे, कौन सा आंसर? मैं ऑफर दिया तेरे को खाली इस वाला, और मैंने बोला एग्रीमेंट में ऐसा लिखा था, और मैं बहुत सारे ऑयल में डील करता हूं, सेक्शन 29। अब मिस्टेक और मिसरिप्रेजेंटेशन के पॉइंट नहीं लगाओगे, वो कब लगाओगे? जब वो कुछ और कंटेक्स्ट साथ में और कंटेंट चाहिए अपने को क्वेश्चन में, और कुछ लिखा होना चाहिए क्वेश्चन में, तब जाके काम होगा। भारत माता की जय, जेपा के मालिक। तो पहला सीन, दूसरा सीन, ओके, लॉजिक बेटा। तो मेरा पहला पॉइंट, ऑफर क्या होना चाहिए? पहला पॉइंट, लीगल रिलेशनशिप तैयार करने के लिए चाहिए। आत्मा क्लियर? ओके, क्रिश भाई, एक ही चीज है दो बार समझ में आ गई क्या? एक ही चीज दो बार कैसे इंटरप्रेट की जाएगी? ओके, तो पक्का ऑनलाइन पढ़ लोग, आपको एक ही चीज कैसे दो बार इंटरप्रेट की जाएगी, ये झेपा गया? तो आपको समझा ना, दोनों में एग्जाम्पल सेम है, अभी मिस्टेक में जाओगे एग्जाम्पल सेम मिलेगा, लेकिन वो कब लिखना है, उसका आउटकम क्या होगा? देखो ऐसे सब कॉन्ट्रैक्ट का हाल एक ही होने वाला है, क्या होने वाला है? वॉइड। लेकिन ये वॉइड कौन से सेक्शन में बेस लेना है, किस रेफरेंस में आंसर लिखना है, ये आपको आना चाहिए। तो अगर ऑफर में मैं बोल रहा हूं तो आंसर किसके रेफरेंस से दोगे? ऑफर। और अगर एग्रीमेंट से तो मैंने सेक्शन 29 बता दिया आपको। भारत माता की जय, जय मालिक। ठीक है, ओके, अगला पॉइंट, ओके, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेट टू ऑफरी। उस दिन मैंने आपको डिस्कस किया था, जब भी ऑफर होता है, जनरल हो या स्पेसिफिक हो, ओके, क्या ऑफरी को मालूम होना चाहिए ऑफर था? अगर ऑफरी को मालूम ही नहीं ऑफर था तो भाई, ओके, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, बिकॉज अगर ऑफर ही नहीं है उसके लिए तो क्या होगा? इसके लिए एक क्वेश्चन, एक केस स्टडी थी, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता, जिसके अंदर अगर आपको याद होगा तो एक का नेफ्यू, गौरी दत्ता नेफ्यू गुम गया था और लालमन को भेजा ढूंढने के लिए, और ढूंढने के बाद उसने क्या हुआ, क्या अनाउंस किया? रिवॉर्ड। और जब रिवॉर्ड अनाउंस किया उसके बाद लालमन दत्ता को मिला, लालमन को मिला, ओके, नेफ्यू मिल गया, लेके आया, और बाद में उसको मालूम पड़ा रिवॉर्ड था, और अब वो गौरी दत्ता से रिवॉर्ड मांग रहे हैं, गौरी दत्ता मना कर रही है। ओके, अब क्वेश्चन था कि सर क्या गौरी दत्ता मना कर सकती है? आंसर इज यस। आउटकम आया, क्यों? क्योंकि जब उसने ऑफर कम्युनिकेट किया था तब लालमन था ही नहीं, और लालमन निकल चुका था। याद आया मालिक? एवरीबॉडी? तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर अगर कम्युनिकेट नहीं हुआ ऑफरी को तो गया। अच्छा, ऑफर कम्युनिकेट कब होता है? आंसर दे दो मेरे को। ओके भाई, याद है तो कुछ? ऑफर कम्युनिकेट कब होता है? व्हेन द ऑफर इज कम्युनिकेटेड। अच्छा, पहला क्वेश्चन है फेस टू फेस, दो
इमेज काम खत्म करो, लेकिन लेटर रहा। अच्छा पहले इसके पहले टेलीफोन, टेलीफोन लेते। ओके टेलीफोन में सामने वाले को पूरा सुनाई देना चाहिए, डिस्टर्बेंस रहा तो कम्युनिकेट माना, और लेटर गया तो जब लेटर मिला, लेटर पड़ेगा। अगर लेटर मैंने पोस्ट किया 10 तारीख को, ओके 12 तारीख को उसको मिलता है लेटर और वो पड़ता 14 तारीख को है, ऑफर कम्युनिकेट कब माना जाएगा? 14 को, 14 के बाद से। एवरीडी क्लियर? मतलब कम्युनिकेट उसके पहले माना, जिस दिन उसने लेटर पढ़ा उसके बाद ऑफर कम्युनिकेटेड माना जाएगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? याद रखना कम्युनिकेशन रिवोकेशन ये बहुत मैटर करता है, और मेरे ख्याल से आपको याद होना चाहिए वो कंसेप्ट। ओके क्या किस वजह से कम्युनिकेशन तक, कब रिवोक कर सकते हैं हम लोग। रिवोक का भी मैंने आपको समझाया हुआ क्लियरली, रिवोक कब हो सकता है, रिवोकेशन का भी पॉइंट आइटम है, क्लियर है। कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन अलग कॉन्सेप्ट है, रिवोकेशन कब कर सकते हैं ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना। एक एक एलिमेंट को डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन क्लियर मालिक? तो कम्युनिकेशन वाला कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ अदर पार्टी। जब भी ऑफर दिया जाएगा सामने वाले का क्या लेना जरूरी है? एसेंट। अच्छा डेफिनेशन रिकॉल करके बताओ ऑफर का क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन क्या था ऑफर का? ओके टू डू, विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन एसेंट, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन एसेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके यानी यहां पर ऑफर के अंदर मुझे क्या लेना है? एसेंट। अच्छा मेरे को बताओ अगर एसेंट 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 नहीं लेना होता तो ये ऑफर होता ही नहीं, फिर ये क्या होता था? इनविटेशन टू ऑफर। यहां पर अपने को क्या लेना है सामने वाले से? एसेंट। इसलिए क्या बन गया मालिक? ये ऑफर। भारत माता की, समझा क्या मालिक? तो मेरे को बताओ ऑफर पक्का क्लियर है? एसेंट लेना है तो ऑफर माना जाएगा। अगला पॉइंट, ऑफर कंडीशनल हो सकता है? यस ऑफर कंडीशनल। एग्जांपल, मैं तुम्हें गाड़ी बेच रहा हूं, मुझे पैसे चाहिए लेकिन मुझे कैश में ही चाहिए। मैं तुम्हें गाड़ी बेच रहा हूं, मुझे पैसे चाहिए लेकिन मुझे आरटीजीएस ही चाहिए। मैं तुम्हें गाड़ी बेच रहा हूं, मुझे भाई पैसे ही चाहिए, आईएमपीएस ही चाहिए। कंडीशनल हो सकता है। याद रखना ऑफर कैन बी कंडीशनल, एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी। ये याद रखना, ऑफर कैन बी कंडीशनल बट एक्सेप्टेंस कैन नॉट। एक्सेप्टेंस का कंडीशन उसके रिलेटेड हो सकता है ऑफर के, जो डिस्कस करेंगे। एनी एग्जांपल, मैं तुम्हें गाड़ी बेच रहा हूं, ओके आरसी बुक चाहिए मुझे, तो ही मैं गाड़ी एक्सेप्ट करूंगा, ऐसा चलेगा। लेकिन तुम ऐसा नहीं बोल सकते मैं अभी एक काम करो, तुम्हें 10 लाख चाहिए ना, अभी 1 लाख दूंगा। तुम बोल रहे हो नहीं मैं 10 लाख है ना तो 1 लाख कैश से दूंगा, 9 लाख। तुम कंडीशन मत डालो, एक्सेप्टर कंडीशन डाल नहीं सकता, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पर ऑफरर कंडीशन डाल सकता है? यस ओके। ऑफर शुड नॉट कंटेन ए टर्म नॉन कंप्लायंस विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। याद है क्या कुछ इसका इंटरप्रिटेशन? ओके अगर मैंने ऐसा लिखा है, मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूं, ओके गाड़ी बेच रहा हूं 10 लाख में, और तुम्हारा खत मुझे ना मिला, ओके अगर तुम्हारा हां मुझे ना मिली और कुछ मिला नहीं कम्युनिकेशन, मैं उसे हां मानूंगा। तेरी चुप्पी में ही मेरी हां है। ओके चलेगा क्या रे ऐसा? नहीं भाई पॉसिबल ही नहीं, अगला जन्म लगेगा। ओके तो भाई लॉजिक ऐसा है। ओके यहां पर अगर मैंने ऑफर दिया है, ऑफर में मैंने ऐसा कुछ भी लिखा होगा, बाई चांस सुन ले, ओके ऑफर में मैंने अगर ऐसा कुछ भी लिखा होगा कि तू अगर इसको कम्युनिकेट नहीं करता है, क्या कम्युनिकेट नहीं करता है? एक्सेप्टेंस, मैं इसको हां मानूंगा। यानी तू क्या कर रहा है मालूम है? जोर जबरदस्ती डाल रहा है। तू क्या जोर जबरदस्ती डाल रहा है कि एक्सेप्टेंस कर, नहीं तो मेरे को ना कर, हाँ या ना दोनों कर। ऐसा जरूरी थोड़ा है, मैंने जब कम्युनिकेट ही नहीं किया इसका मतलब ना है, तो तुम इसको उल्टा मत करना। तो ऑफर के अंदर वो कंडीशन डालनी है इसकी। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या ऑफर के अंदर कंडीशनल हो सकती है? क्या ऑफर के अंदर कंडीशन हो सकती है? लेकिन ऑफर के अंदर क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है कि तुमने एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं एक्सेप्टेंस मानूंगा? ये पॉइंट है। ओके 14 दिन में रिप्लाई नहीं किया तो मैं एक्सेप्टेंस मानूंगा? कैसे डाल सकते हैं? नहीं, पक्का क्लियर एवरीबॉडी? अगला पॉइंट तो आपको ऑलरेडी याद है, स्पेसिफिक और जनरल। ऑफर कैसा हो सकता है? स्पेसिफिक और जनरल। मुझे कैसे मालूम पड़ेगा स्पेसिफिक है? एक पर्टिकुलर पर्सन को मैंने जब दिया तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक। ग्रुप ऑफ पीपल भी रहा तो स्पेसिफिक ही होता है। एग्जांपल मैंने क्या बोला, इस क्लास में जो टैक्स भर रहे हैं उसको ही ऑफर ही है, स्पेसिफिक हो गया। ओके जो भी है कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। जनरल, तो जनरल स्पेसिफिक को ध्यान रखना जरूरी है। ओके याद रखना। ओके पब्लिक एट लार्ज और एनी स्पेसिफिक पर्सन। स्पेसिफिक पर्सन को मैंने बोला है, स्पेसिफिक पर्सन मतलब समझ में आ चुका ना स्पेसिफिक पर्सन को कैसे डिफाइन किया जाता है। अगला पॉइंट, द ऑफर में भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। सर ये भी कॉन्सेप्ट याद है ना मालिक? एक्सप्रेस मतलब वर्ड से या रिटर्न, ओरल या रिटर्न, और इंप्लाइड मतलब एक्शंस। एक्शन से पॉइंट है, बस में बैठ गए, एटीएम से पैसे निकाले, ये सब एक्शन के कॉन्टेक्स्ट आते हैं जहां पर आप लोग ओके ऑफर को एक्सेप्ट करते हो। आत्मा क्लियर? ओके ये पॉइंट ऑफर बताते हो। ओके इसके अलावा एक और एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर है, ओके दैट इज कॉल्ड okay that is called offer is different from something. अब क्वेश्चन नहीं, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम what
ओके सो एकदम आराम से देख, 9th पॉइंट क्या है? ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, an invitation to offer, mere communication of information, a prospectus and advertisement. कितनी चीजें हैं? 5. स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन ऑफर नहीं है, इंटेंशन टू ऑफर ऑफर नहीं है, मियर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफर नहीं है, प्रोस्पेक्टस ऑफर नहीं है, एडवर्टाइजमेंट ऑफर नहीं है। सर ये 5 चीजें क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर। सर ओके इसके कंटेक्स्ट क्या है? पहला पॉइंट स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। अगर मैंने कुछ इंटेंशन बताया कि भाई ओके एक बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कि भाई यार मुझे कुछ हो गया तो मेरी सारी प्रॉपर्टी मैं आदि के नाम करूंगा, इसका मतलब मैंने ऑफर दिया और आदि एक्सेप्ट करेगा और मां कसम मैं पूरी प्रॉपर्टी। पागल आदमी है कि मैं? ओके ऐसा नहीं रहेगा। इंटेंशन था मेरा, इंटेंशन था, इंटेंशन इज नॉट एन ऑफर। मैं ऑफर दूंगा तो कंटेक्स्ट में ऑफर आएगा। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इंटेंशन? ओके एकदम आराम से मेरे को बताओ, ऑफर का डेफिनेशन वापस लेके जाओ। ऑफर का डेफिनेशन, willingness to do or abstain from doing with a view of obtaining assent। ये obtaining assent है ना, ये नहीं होता है। I may be telling willingness to do, I may be telling whatever I want to do, but I am not required your willingness। मुझे तुमसे कुछ काउंटर चाहिए, ये होता है मेरा इंटेंशन। इंटेंशन ऑफ ऑफर इज बिफोर ऑफर। ऑफर के पहले जो रहता है वो इंटेंशन और इंटेंशन होता है, उसको अपन बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर। मेरा इंटेंशन मेरा ऑफर देना, मेरे को अगर ऑफर देना होता तो मैं तेरी हाँ के लिए रुकता ना। मैं तेरी हाँ के लिए नहीं रुक रहा हूं, मैं तेरे को बोल रहा हूं तू बोली लगा, फिर मैं देखूंगा जिसकी बोली ज्यादा आएगी उसको बेचूंगा। ओके ये कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए इंटेंशन ऑफर नहीं है, इन्विटेशन टू ऑफर ऑफर नहीं है। सर इन्विटेशन टू ऑफर इट इज प्री बिफोर द ऑफर। ऑफर के पहले जो कहानी होती है वो होता है इन्विटेशन टू ऑफर। यूजुअली अ प्रोस्पेक्टस इज इन्विटेशन टू ऑफर। मतलब क्या किया? प्रोस्पेक्टस एक फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन है जिसमें मैंने लोगों को दे दिया। तो सर आपने ऑफर किया क्या? नहीं, मैंने किधर ऑफर किया। ओके देखो अगर उसको ऑफर मान लेते तो गड़बड़ क्या होती मालूम है? जितने एप्लीकेशन फॉर्म मिलते हैं सबको शेयर देने पड़ते हैं। लेकिन मेरे को बताओ क्या ऐसा होता है ओवर सब्सक्राइब्ड? कभी कंपनी के शेयर ओवर सब्सक्राइब हो सकते हैं? मेरे को इश्यू कितने करने थे? 1 लाख, लेकिन भाई आए मेरे पास एप्लीकेशन 5 लाख। क्या मैं 5 लाख शेयर दे दूं? पॉसिबल ही नहीं है। यही पॉइंट, अगर ये ऑफर माना जाता तो मेरे को कितने देने पड़ते थे? 5 लाख। गड़बड़ होती। इसीलिए ये क्या ऑफर नहीं है, प्रोस्पेक्टस देना इज इन्विटेशन टू ऑफर। तो आपने जो एप्लीकेशन दिया वो मुझे क्या दिया? ऑफर। तो मुझे कितने ऑफर आए? 5 लाख, लेकिन मैं कितने जन को एक्सेप्ट करने दूंगा? 1 लाख। तो कौन 1 लाख होने चाहिए? कौन डिसाइड करेगा? कंपनी। और इसमें अगर आप तुम राडा भी करोगे ना, राडा मतलब तुम ऐसा करोगे कंपनी मुझे क्यों नहीं मिला, इसने एप्लीकेशन दिया था, इसको एक भी शेयर नहीं अलॉट हुआ, ये आके बोला डायरेक्टर को, कंपनी के डायरेक्टर को मेरे को क्यों नहीं दिया? ओके मैं वाट लगा दूंगा, इसको क्यों तुमने दे दिया, मेरे को क्यों नहीं दिया? ओके ये कोर्ट में नहीं जा सकता क्योंकि लॉ, कंपनी लॉ बोलता है अलॉटमेंट कौन करेगा? डायरेक्टर। बात खत्म। उधर कंडीशन नहीं है कि प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, ये करना, डायरेक्टर डिसाइड करेगा। डायरेक्टर डिसाइड कर, प्रोपोर्शनेट देना भी चॉइस नहीं है भाई। हु विल डिसाइड किसको अलॉट करना है? डायरेक्टर। डायरेक्टर है। डायरेक्टर यूजुअली एम्बिग्यूटी ना हो इसलिए प्रोपोर्शनेट करते हैं, लेकिन देयर इज नो कंपल्शन के प्रोपोर्शनेट। ऐसा है। आत्मा क्लियर? ये पॉइंट आप लॉजिक ध्यान रखना व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट। तो इन्विटेशन टू ऑफर। सर एडवर्टाइजमेंट, मैंने ये चीज आपको कितनी बार, ये पॉइंट मेरे ख्याल से अपन ने स्टार्टिंग में कितनी बार डिस्कस किया है मेन बैच में, लेकिन ये कॉन्सेप्ट एकदम बहुत बेसिक्स है। मेरे को बताओ शॉप में कुछ है, ओके कुछ है परचेज करने के लिए, ओके और मैं परचेज करता हूं, क्या शॉपकीपर मना कर सकता है? क्यों? क्योंकि उसने जब वो डिस्प्ले किया है तो वो ऑफर नहीं है, इन्विटेशन टू ऑफर है। फिर मैं बोलता हूं ये मैं लेने को रेडी हूं, तो मैंने क्या किया? ऑफर। और अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो फिर वो बेचा जाएगा। दैट्स एकदम सिंपल एज एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो। एडवर्टाइजमेंट आया इसका मतलब क्या ऑफर होता है क्या? नहीं, ये क्या होगा? इट इज अदर देन ऑफर। ये सारी चीजें जो मैंने आपको नाम बताया, इट इज, मेरे को बताओ ये ऑफर के पहले वाली चीज है या ऑफर के बाद वाली चीज है? पहले वाली। यानी ये सब चीज के बाद क्या आएगा? ऑफर। तो ये जो किया है, जिसके सामने किया है, वो सामने वाला क्या देगा मुझे? ऑफर। और मैं क्या देने वाला हूं उसको? एक्सेप्टेंस। भारत माता की जय। जेबा के मालिक एवरीबॉडी। तो ऑफर का फटाफट आंसर बताइए मेरे को, क्या क्या है ऑफर केस में? ऑफर केस में सबसे पहला पॉइंट, ऑफर केस में क्या है? ऑफर सबसे पहले क्या होना चाहिए? लीगल रिलेशन। सेकंड, ऑफर कैसा नहीं होना चाहिए? वेग। तीसरा, ऑफर किसको कम्युनिकेट होना चाहिए? ओके ऑफर क्या व्यू से होना चाहिए? सामने वाला का क्या लेना है? एसेंट। पांचवा, ऑफर कैसा हो सकता है? हो सकता है बोला मैंने, कंडीशनल। पर ऑफर में कौन सी कंडीशन डाली नहीं जानी चाहिए?
कि अगर तुमने नहीं एक्सेप्ट किया तो मैं एक्सेप्टेंस मान लूंगा। क्या ये कंडीशन डाल सकते हैं? नहीं। क्या ऑफर स्पेसिफिक और जनरल हो सकता है? क्या ऑफर इंप्लाइड और एक्सप्रेस हो सकता है? ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑफर किससे अलग रखिए? इनविटेशन टू ऑफर। 5 नाम याद रखना, इंटेंशन, इनविटेशन, ओके, प्रोस्पेक्टस, एडवर्टाइजमेंट, और क्या है? ओके, मियर कम्युनिकेशन। मियर कम्युनिकेशन एक केस है, मियर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। आपने मुझे पूछा कि सर ओके ये बॉल पेन आप कितने तक बेचोगे? मैंने बोला 10 रुपए तक बेचूंगा। ओके, इसका मतलब क्या, मैंने ऑफर दिया है क्या? तुमने एक सवाल पूछा, मैंने सवाल का जवाब दिया, लेकिन मैं बेच रहा हूं ऐसा किधर लिखा है? सर आप ये घड़ी कितने पे बेचोगे सर? ओके, मैं बोला भाई यार 2 लाख तक, ओरिजिनल प्राइस 4 लाख की है, मैं 2 लाख तक बेचने को रेडी हूं। ओके, इसका मतलब क्या, मैंने तुम्हें ऑफर दिया? नहीं, मैंने तुमने इंफॉर्मेशन पूछी, मैंने इंफॉर्मेशन दी है, मैंने किधर बोला बेचना मेरे को? ओके, तो मियर गिविंग एन इंफॉर्मेशन इज नॉट एन ऑफर। ये आपको एक 5-6 एग्जांपल रहेंगे मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? ओके सर, व्हाट इज, एक क्वेश्चन है सर, व्हाट इज वाइड? इनविटेशन टू ऑफर इज ए वाइडर कॉन्सेप्ट और ऑफर इज ए वाइडर कॉन्सेप्ट? कौन सा वाइडर कॉन्सेप्ट होगा, ऑफर या इनविटेशन टू ऑफर? इनविटेशन टू ऑफर। पर इनविटेशन टू ऑफर में वाइडर कॉन्सेप्ट ऐसा मिक्स करना बेवकूफी होगी, क्योंकि इनविटेशन टू ऑफर डज नॉट इंक्लूड ऑफर। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। बस आप ये बोल सकते हो पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, सीक्वेंस क्या होगा। तो क्या पहले ऑफर आ सकता है? क्या बाद में इनविटेशन आ सकता है? नहीं, पहले हमेशा क्या होगा, फिर क्या होगा, ऑफर। तो मेरे को बताओ, आज तुमने दोपहर को घर पे गए, शाम को घर पे गए और एडवर्टाइज देखी कुछ जिसमें लिखा था बोर्नविटा खरीदो, बोन्स को स्ट्रांग बनाओ, दिमाग को स्ट्रांग बनाओ और सीए फाउंडेशन पास हो जाओ। ओके, मेरे को बताओ ये क्या था, ऑफर था या इनविटेशन था? इनविटेशन। ओके, अब तुम बोर्नविटा खरीदने जा रहे हो और फिर बोर्नविटा वाला मना कर रहा है, बोले नहीं बेच सकते, हम नहीं बेचने वाले, क्योंकि बाद में उनको रिसर्च से मालूम पड़ा कुछ तो साला ब्रेन की विकास की जगह ब्रेन का कुछ हो रहा है। अब मेरे को बताओ, ओके अब टेक्निकली स्पीकिंग मेरे को बताओ, ओके क्या ऐसा हो सकता है? यस। क्या इस पॉइंट के लिए तुम कंपनी पे केस करोगे बोर्नविटा पे? पॉसिबल नहीं है। इनविटेशन टू ऑफर, एडवर्टाइज इनविटेशन टू ऑफर, भारत माता की जय। समझ में आएगा मालिक? एक केस ये हार्वे वर्सेस फेसी, ये केस था जिसके अंदर वो पेन, बॉल पेन का कॉन्सेप्ट था। ओके, उसने 2 सवाल पूछे। ओके, पहला सवाल पूछा, ओके, विल यू सेल द बम्पर हॉल पेन एंड टेलीग्राफ द लोएस्ट प्राइस। अब ये जब सवाल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पूछा, मिस्टर बी ने लिखा कि लोएस्ट प्राइस इज $900, £900, खाली इतना ही लिखा। विल यू सेल द पेन, ऐसा इसका आंसर कुछ नहीं लिखा, उन्होंने यस भी नहीं लिखा, नो भी नहीं लिखा। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या इन्होंने 900 में ऑफर दिया बी को? नहीं। ओके, बी ने क्या किया, ओके आई एम रेडी टू एक्सेप्ट एट 900। मां कसम, अबे साला ऑफर तो मिलने थे। ये खाली इन्होंने क्या कम्युनिकेट किया तुम्हें? इंफॉर्मेशन। तुमने क्या मांगी थी मुझसे? इंफॉर्मेशन। मैंने तुम्हें क्या दी? बस बात खत्म। इंफॉर्मेशन इज नॉट अ ऑफर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये केस, ये याद रखना, ये केस का नाम याद रखने का, हार्वे वर्सेस फेसी। आत्मा क्लियर? ओके, अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, ये भी तो क्लियर ही है। हार्वे वर्सेस फेसी, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस ऑफर नहीं है। और ये शायद क्वेश्चन अगर आपको याद होगा तो ये ऑल टुगेदर अपन ने भी टेस्ट में कभी देखा है एक बार। ओके, एक दुकान में गए थे, जिधर लिखा था ये इतने का है और अपन खरीदने गए और दुकानदार ने मना कर दिया। क्या वो मना कर सकता है? यस, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। ओके, ये ध्यान रखिए। इनविटेशन टू मेक एन ऑफर और डू बिजनेस, ये लॉजिक आपको ऑलरेडी आ गया, इट इज एन एडवर्टाइजमेंट। तो सेम लॉजिक जैसे मैंने प्रोस्पेक्टस दिया। ओके, मेरे को बताओ प्रोस्पेक्टस दिया और तुमने मुझे एप्लीकेशन मनी दिया, क्या मैं 100% तुम्हें अलॉट करूंगा? नहीं, क्योंकि मेरा ऑफर नहीं था, मेरा क्या था? इनविटेशन। तो अब इमेजिन करो मैंने ऑक्शन किया, ऑक्शन के लिए किया, मैं बोला यार ये घड़ी ऑक्शन होने वाली है आज। ओके, जिसको जिसको नीलामी लगानी है आ जाओ। ओके, तुम सब लोग आ गए नीलामी लगाने के लिए। ओके, तुमने 5 रुपए लगाया, 2 रुपए लगाया, 3 रुपए लगाया। देखो उसकी घड़ी कितने की है उसके प्रेमी को पता होता है, वॉच लवर। ओके, डायमंड, हीरा, अगर देखे हीरे की कीमत, अगर मैं जनरली दूंगा आधा बोलेगा क्या है, कांच का टुकड़ा है। अगर मैं बोले एक हीरा है आपके पास 5 करोड़ का है, क्या है सर, कांच का टुकड़ा है, इसको 150 रुपया देगा, लेकिन वो कीमत है। तो वैसे अरे अपनी लाइफ में अपनी भी कीमत ऐसी होती बेटा। आगे कोई बोलेगा तेरी वैल्यू नहीं है, ठीक है, उसको नहीं मालूम मेरी वैल्यू, जिसके लिए कीमत होगी उसके सामने रहना तू अपनी लाइफ में। अरे भाई बहुत सही मोटिवेशन है, इंस्टा मोटिवेशन फॉर द डे। आगे मेरे को बता, हीरे की कीमत किसको पता है? जोरी को बता। अभी तू मेरे को बताइए, तू मेरे को, मैं तेरे को दूंगा, तू बोलेगा 4 लाख, कौन पागल आदमी क्या 4 लाख घड़ी का दूंगा? तू बोलेगा 2000 रुपए में मैं घड़ी ले लू यार,
और मैं 2 लाख 4 लाख में से 3 लाख 3,98,000 मैं इन्वेस्ट करूंगा ओके कोई कंपनी में, तेरा चॉइस होगा। वॉच लवर्स डिफरेंट डिफरेंट पर्सन, जिसको इज्जत है इसकी वो खरीद रहा है इसलिए तो बिक रही है, नहीं तो थोड़ी ना बिकती। लॉजिक ऐसे ही है। तो अपनी इज्जत ध्यान रख, अपनी इज्जत किसके सामने ये देख, तू जिसके सामने नहीं है ना उसके सामने अपनी इज्जत गिरा के तू अपनी वैल्यू मत कम कर। अगर किसी ने बोला तेरी तू 2 रुपए का है, ठीक है 2 रुपए का, 2 रुपए का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो भारत माता की जय। लॉजिक मेरे ख्याल से समझा मालिक। तो इंस्टा मोटिवेशन आ जाएगा तो ज्यादा टेंशन नहीं लेगा, कभी ऊपर नीचे हुआ कुछ हुआ घर वाले ने बोल दिया कि भाई तेरी तेरी इज्जत ही नहीं है, ठीक है। उनको मालूम होती है पर अपनी वैल्यू, घर वालों को बचपन से जानते हैं। लेकिन मैंने इतना देखा हुआ है कि पापा मम्मी के सामने कदर ही नहीं होती बच्चों की। सब बच्चे नगीने होते हैं तो क्या करें। तो भारत माता की जय। मेरे को बताइए मालिक। ओके तो ऑफर मैं जो कॉन्टेक्स्ट बोल रहा था, ओके मेरे को बताइए किधर करे मैं घड़ी के इसमें, हाँ ऑक्शन के लिए बुलाया मैंने घड़ी का ऑप्शन रखा और ऑप्शन के लिए बुलाया। ओके तुमने नीलामी लगाई, हाईएस्ट नीलामी लगी, लेकिन मैंने घड़ी बेची नहीं, घड़ी बेची नहीं। और तुम बोलोगे साला तुमने ऑफर दिया था मैंने एक्सेप्ट किया और तुम मेरे को घड़ी बेचो, पॉसिबल नहीं। मैंने ऑप्शन दिया, वो एडवर्टाइजमेंट था। तुम आए, तुमने मुझे ऑफर किया कि मैं 1 लाख में घड़ी खरीद रहा हूं, मेरे को नहीं बेचनी है 1 लाख में। सर इसका प्रॉब्लम कब आता है मेरे को बताओ। ये घड़ी की वैल्यू है, इसके लिए बिड ही नहीं आया, सपोज बिड ही नहीं आया, ओके और मुझे लोएस्ट प्राइस पे बेचना नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या होगा मालूम है क्या, अगर वो ऑक्शन को ऑफर माना गया, जो बिड अमाउंट बेसिक अमाउंट होगा उस पर बेचना पड़ जाएगा, क्योंकि मेरे को नहीं बेचना था। तो इसीलिए ओके हु कैन डिसाइड, ऑक्शनर। ऑक्शनर डिसाइड कर सकता है कि उसको देना है कि नहीं देना है। भारत माता की झेपा के मालिक। क्या इसी का प्रॉब्लम हो रहा है तेरे को? कौन सा वाला इसी का प्रॉब्लम हो रहा है? बट तू ध्यान इधर दे, एसी में मत ध्यान दो। कौन सा एसी? एक तो रहने दे, अभी 2 बंद हो गए, थोड़ा सेटल्ड हो जाएगा, टेंशन मत ले। इधर की हवा इधर इधर जाएगी हवा। हाँ हाँ महीने घड़ी टाइम नहीं दिखती, पर्सन का टाइम। अच्छा महंगी घड़ी टाइम नहीं दिखाती, पर्सन का टाइम दिखाती है, ये मोटिव। यार मेरा डायलॉग मेरे को चुपका था कभी तो मेरे ख्याल से मालिक एवरीबॉडी क्लियर। ओके तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिए व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑफर का पॉइंट। इनविटेशन टू ऑफर पक्का झेपा मालिक। तो ऑक्शन में क्या कंपलसरी गुड्स बेचना जरूरी है? नहीं। ओके तो आपको दिया हुआ है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। अभी आपको ऐसा नाम मिलेगा रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। ये क्या है? इनविटेशन। प्रोस्पेक्टस मतलब क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। इट इज नॉट एन ऑफर। आत्मा क्लियर? अभी आप बोलोगे सर रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? किसी को कुछ आइडिया? ओके जिसमें प्राइस बैंड नहीं होता है। यूजुअली प्रोस्पेक्टस आता है, सपोज मैं एक कंपनी है एक्स लिमिटेड और मेरे को, मैं प्रोस्पेक्टस क्यों निकालूंगा? तुम्हें भाव बताऊंगा, तुमसे मैं पैसा लेने वाला हूं, तो यूजुअली मेरे को मालूम है मैं एक शेयर 90 रुपए में देने वाला हूं। जब ये पता होता है तो अपन प्रोस्पेक्टस निकालते हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं है प्राइस कितना होगा। ओके सर ये क्यों नहीं पता होगा? डिमांड एंड सप्लाई। अगर सपोज मैं 1 लाख शेयर देने वाला हूं, सोच 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 समझ 1 लाख शेयर देने वाला हूं और मुझे 2 लाख एप्लीकेशन मिले, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है ना, तो प्राइस तो ज्यादा रखनी चाहिए थी। ओके लेकिन साला 50,000 एप्लीकेशन मिले, प्राइस ज्यादा रखी तो डिमांड तो है ही नहीं। तो जब अपने को प्राइस नहीं पता होती ना तो अपन प्राइस रेंज देते हैं। अपन बोलते हैं मैं डील करूंगा 70 टू 80 रुपीज में या 70 टू 90 रुपीज में, तो ये 70 टू 90 रुपीज में हम डिसाइड करेंगे जब मुझे एप्लीकेशन मिल जाएंगे। तो अब मेरे को बताओ अगर मुझे 50,000 एप्लीकेशन मिले तो कितने लूंगा? 70। और अगर मुझे 2 लाख मिले तो 90। इस तरह से ये रेड हियरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। लॉ की लैंग्वेज है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। भारत माता की जय। जेपा क्या मालिक? तो मेरे ख्याल से इनविटेशन टू ऑफर का लॉजिक क्लियर मालिक। तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है, व्हाट इज एन इनविटेशन टू ऑफर। एक बार रीड मारा तो ठीक, नहीं तो इसके नीचे कॉन्सेप्ट एक बार आराम से पढ़िए, ये इतना सा पढ़ लीजिए। ओके पहली 2 लाइन है, एन ऑफर इज डेफिनेट एंड कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू कॉन्ट्रैक्ट। यानी जिसने ऑफर दी है उसका इंटेंशन क्लियर है, क्लियर है कि उसको क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट करना है। आत्मा क्लियर? लेकिन देख आगे बढ़। When an invitation to offer is the only a circulation of an offer, it is an attempt to induce offer and precedes a definite offer. मुझे आपसे ऑफर निकालने हैं,
और उसमें से एक प्रिसाइज ऑफर मेरे को उसको पकड़ के चलना है। तो भाई ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में फर्क क्या होता है? ऑफर में फर्क क्या होता है? ऑफर हमेशा क्या रहता है? डेफिनेट एंड कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग इंटेंशन इनटू कॉन्ट्रैक्ट। इनविटेशन में ऐसा नहीं रहता मालिक। अच्छा, कौन पहले आता है? ओके, किसको एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है? इनविटेशन। किसको एक्सेप्टेंस चाहिए? ऑफर। 3 डिस्टिंक्ट बिटवीन आगे मिल जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर का लॉजिक आपको सेम मिल जाएगा। आत्मा क्लियर? ओके, सेम लॉजिक आता है। मीनिंग बताया हुआ है। ओके, जो आप देख सकते हो आराम से। मीनिंग में पॉइंट वो दिया हुआ है, एक है विलिंगनेस, एक है पहले वाला इंटेंशन ऑफ पार्टीज क्या है। ओके, यहां पर एक बंदे का पार्टी का इंटेंशन क्लियर है कि उसको एक्सेप्ट नहीं करवाना है, और एक जन है कि मुझे निगोशिएट करना है। किसको निगोशिएट करना है? ऑफर वाले को या इंटेंशन इनविटेशन टू ऑफर वाले को? इनविटेशन टू। निगोशिएट करने के लिए इनविटेशन मंगाता है। एंड कौन पहले आता है? सीक्वेंस केस में दिया हुआ है। पॉइंटेड आंसर है, आराम से ध्यान रखने लायक रहेगा। आत्मा क्लियर? ओके, अब आपको मैंने गन पाउडर दे दिया। अब गन पाउडर मैंने आपके तरफ भेज दिया। अब अगर आपने उसमें मैच स्टिक लगा दी, ओके, तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। ओके, याद रखिए मालिक। एंड दिस इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। ओके, जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होता सामने वाली पार्टी ऑफर ही बोली जाएगी। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होता सामने वाली पार्टी क्या बोली जाएगी? ऑफर ही। जिस दिन एक्सेप्टेंस हो गया सामने वाली पार्टी क्या बन जाएगी? एक्सेप्टर। आत्मा क्लियर? ओके, तो एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है देख ले। व्हेन, ओके, डेफिनेशन व्हेन द पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड, व्हेन द पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड क्या करता? सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू। उसने क्या दिया? एसेंट। क्योंकि ऑफर में लिखा था हमें एसेंट ही चाहिए तेरा, तो अगर एसेंट दिया, ओके, प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड एंड द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ promise, and when promise is having a legal obligations it becomes a contract, क्योंकि promise is an agreement and agreement plus legal obligation is nothing but an contract। भारत माता की जय। के मालिक। ओके, यहाँ पर एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, और एक्सेप्टेंस का ये नीचे का पॉइंट आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। ओके, अदरवाइज छोड़ देना। एक्सेप्टेंस ये विलियम एंसन इन्होंने, मतलब ये जस्टिस है, ओके, जज साहब जैसा। Acceptance is to offer is lighted match to a train of gunpowder। गन पाउडर को जैसे ही आप लाइट मैच लगाओगे अल्टीमेटली वो क्या होगा? एक्सप्लोड। उसी तरह ऑफर को जब एक्सेप्टेंस लगाओगे तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। और एक बार अगर कॉन्ट्रैक्ट बन गया उसके पास क्या वापस नहीं लिया सकता? ऑफर ना एक्सेप्टेंस। लेकिन मैं वापस बता दूं, इसके बीच के टाइमलाइन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा कम्युनिकेशन रिवोकेशन कब होता है। भारत माता की जय। के मालिक। ओके जी, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, फिर ऑक्शनर पे केस में होगा टाइम खोते ही? अच्छा, टाइम खोटी का केस होगा क्या? ऑक्शनर पे टाइम खोटी होने का केस होएगा क्या? मतलब तू आया, टाइम पास किया। ओके आया क्यों? क्योंकि मैंने क्या दिया था? इनविटेशन। अब तुम देखो, अगर तुम ऐसा टेक्निकली लगाओगे, ओके, मेरे को बताओ, मैंने प्रोस्पेक्टस दिया, कितने एप्लीकेशन आए? 2 लाख। 2 लाख मैं देने कितने वाला था? 1 लाख। तो जब 2 लाख एप्लीकेशन आए तो सबके 3-3 रुपए आए होंगे। तो जिसको मैंने अलॉटमेंट नहीं किया, वो जो 1 लाख लोग हैं वो तो बोलेंगे मेरे 3 रुपए तो तू एक 15 दिन रखा ना मेरा, मुझे इंटरेस्ट है। ऐसा थोड़ा ना होता है। ओके, तो मैंने तुझे क्या दिया था? इनविटेशन। आया ना, निगोशिएट कर, तो ऑफर दे, मैं देखूंगा तेरे को देना है कि नहीं देना। तो ऑफर देने में तेरा टाइम खोटी हो रहा है, तू टाइम डाल रहा है, मतलब फिर आया ही क्यों तू? आया ही क्यों तू? मतलब बस खत्म। पहला कॉन्सेप्ट। ओके, एक्सेप्टेंस। अब वापस आते हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर के बाद एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्ट। अच्छा, एक चीज मेरे को रिकॉल करा दो भाई, आत्माओं, मेरे को बताओ, एक्सेप्टेंस का जो क्वेश्चन पढ़ा अपन, ऑफर का जो क्वेश्चन पढ़ा, एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर, और अभी अपन जो पढ़ रहे हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग है तो वैलिड नहीं होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म भी किया होगा और इसमें से कुछ मिसिंग है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही माना जाएगा। समझ में आ रहा है सर? क्यों माना जाएगा? क्योंकि ऑफर और एक्सेप्टेंस, इन दोनों के जो एसेंशियल्स रिक्वायरमेंट है ना, वो मीट नहीं हो रहे। तो हाउ मेनी एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर एक्सेप्टेंस आर देयर? बहुत इजी। सबसे पहला, एक्सेप्टेंस शुड कैन बी गिवन बाय ओन द पर्सन टू whom ऑफर इज मेड। पहला वाला पॉइंट बोल्टन एंड जोन्स। अब बोल्टन एंड जोन्स की कहानी के इसमें अपन एक नाम घुसे देते हैं। ओके, बी एंड जे
अगर आपको जस्ट एक पॉइंट के लिए आपको बता रहा हूं, बी, ओके, बी और जे, ओके, अब बात करते हैं बी ने कोई एक एक्स था, एक्स से कुछ गुड्स खरीदे, ओके, एक्स से क्या खरीदे, गुड्स, और एक्स को कोई जे है, उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया था गुड्स के लिए, जो गुड्स बी ने भी खरीदे। अब एक्स को जो जे ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, जे ने एक्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसका कारण क्या था, एक्स एक डेटर था जे का, एक्स कौन था, जे का डेटर, किसका डेटर था वो, जे का, तो जे ने क्या सोचा, गुड्स मंगा लूंगा, जो पैसे आने हैं वो सेट ऑफ हो जाएंगे, जे ने ये लॉजिक से किया था, और एक्चुअली जे ने इनवॉइस भी उसी के हिसाब से दिया था, किसके नाम पे, एक्स, लेकिन वो इनवॉइस लगा किसके हाथ में, बी। अब बी बोला कि भाई यार वही गुड्स मैं भी डील कर रहा हूं, एक काम करते हैं, मैं ही ये गुड्स किसको डिलीवर कर दूं, जे को डिलीवर कर दूं। तो बी ने क्या किया, गुड्स डिलीवर कर दिए जे को, आत्मा क्लियर। और फिर अब जे पैसे देने से मना कर रहा है। क्वेश्चन था जे पैसे देने से क्यों मना कर रहा था, जे बोल रहा था मेरा इंटेंशन क्लियर था, मैंने जब ऑर्डर एक्स को दिया मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट गुड्स में नहीं था, उसके किस में था, उसके डेट को सेटल करने में था। ओके यार वो पैसे नहीं दे रहा होगा, एग्जांपल पैसे नहीं दे रहा होगा, तो गुड्स ले ले, पैसे हो गए सेटल। ओके अब मैं तेरे को भी पैसे नहीं दूंगा क्योंकि मेरे को उसी के सामने गुड्स सेट ऑफ करने थे। ओके अब बी गया किधर, कोर्ट में। ओके और कोर्ट ने बोला डोंकी मंकी गेट आउट, क्योंकि एक्स, जे ने ऑफर किसको दिया था, एक्स, ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड ओनली बाय पर्सन टू ऑफर इज मेड। भारत माता की जय। जे पा क्या एवरीबॉडी, बोल्टन एंड जोन्स की कहानी याद रखना, बोल्टन एंड जोन्स का कॉन्सेप्ट, एवरीबॉडी क्लियर। ओके तो यानी ऑफर एक्सेप्ट किसने करना चाहिए था, जिसको ऑफर दिया गया। अगर किसी और ने ऑफर एक्सेप्ट किया है तो वैलिड ऑफर, वैलिड एक्सेप्टेंस माना, वैलिड ऑफर होगा लेकिन क्या वैलिड नहीं है। अब मेरे को बताओ वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है तो दोनों के बीच में क्या नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं होगा। इसलिए तो डोंकी मंकी किसको बोला कोर्ट ने, बी को, क्योंकि एक्सेप्टेंस दिया। वैसे तो देखा जाए तो गुड्स डिलीवर किया तो कॉन्ट्रैक्ट तो है ही ना, लेकिन पर कॉन्ट्रैक्ट उसके नाम पे नहीं है भाई, ऑफर तेरे को दिया ही नहीं गया चोमो, ऑफर तेरे पास नहीं था। कौन तू कौन, ओके बी, तेरे पास ऑफर नहीं था, ऑफर किसके पास था, एक्स। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक, एवरीबॉडी समझ में आया क्या, नहीं आया, पक्का। ऑफर का एक्सेप्टेंस किसने देना चाहिए था। अच्छा मेरे को बताओ इस एग्जांपल में वापस एक बार एग्जांपल क्लियर करो मेरे को बताओ कॉन्ट्रैक्ट किसने किसको दिया। अच्छा झगड़ा किसके बीच में चल रहा है कोर्ट का, जे और बी के बीच में, बोल्टन एंड जोन्स। तो जे कौन, जोन्स, बी कौन, बोल्टन। जोन्स ने कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया, एक्स को। उसी टाइम पे बी ने भी वो एक्स से वही गुड्स खरीदे, बी ने भी किससे खरीदे गुड्स, एक्स से। जे जोन्स ने कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया, एक्स को। एवरीबॉडी क्लियर है इधर तक। अब सवाल है एक्स ने क्या किया, एक्स को क्यों दिया उसने कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ बी बोल्टन टू गिव द, सॉरी जोन्स का इंटेंशन क्या था, एक्स को कॉन्ट्रैक्ट देने का, सेट ऑफ करना, क्योंकि एक्स से कुछ पैसे आने बाकी रहेंगे तो गुड्स आ जाएगा, मैं बोलूंगा मेरे जो पैसे है वो तू रख ले गुड्स के सामने। ओके और वो लेटर किसके हाथ लग गया, बोल्टन। अब बोल्टन क्योंकि सेम गुड्स में वही गुड्स उसने किससे लिए थे, तो उसको लगा भाई एक्स से लिए हुए गुड्स है तो वो तो चल जाएंगे तेरे को, तो उसने वो गुड्स भेज दिए किसके पास, जोन्स के पास। अब क्वेश्चन है, जोन्स तो गुड्स मिल गए, जोन चला गया अपनी जिंदगी में। ओके अब बोल्टन आया पैसे मांगने, दे माए। ओके जोन्स ने क्या बोला, नहीं देता। बोल्टन बोला क्यों, बोले यार मैं तो क्रेडिट सेट ऑफ करने के इसमें था। बोल्टन बोला मैं अलग पर्सन हूं, वो एक्स को नहीं है, मैं अलग है, वो एक्स से तू सेटल कर। फिर कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने बोला किसको झापा, बोल्टन को। क्यों झापा, तूने एक्सेप्ट ही क्यों किया, क्योंकि तेरे नाम से ऑफर आया ही, समझ में आया अभी। तो मेरे को बताओ एक ऑफर कौन एक्सेप्ट कर सकता है, जिसके नाम पे ऑफर है। प्रॉब्लम क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ये स्पेसिफिक ऑफर था, नहीं समझा। अगर जनरल ऑफर होता तो कौन एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी। स्पेसिफिक ऑफर और जनरल ऑफर में यही फर्क है। ओके अगर जनरल ऑफर है, ओके इट मस्ट बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू ऑफर इज मेड, ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। नहीं समझा, समझना शुरू, वापस बताता हूं। मेरे को बताओ अगर ए ने बी को ऑफर दिया तो मेरे को बताओ एक्सेप्ट किसने करना चाहिए, किसने एक्सेप्ट करना चाहिए, पक्का। मेरा क्वेश्चन है, ए ने बोला जिसको भी चाहिए वो खरीद सकता है, ऑफर ले सकता है। अब मेरे को बताओ कौन ऑफर, किसने ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए, कोई भी चलेगा ना। तो ये पहला जो रूल है, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू ऑफर इज मेड, ये कब एप्लीकेबल होगा,
स्पेसिफिक ऑफर होगा। जनरल ऑफर में तो इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीबॉडी बट ही शुड बी हैविंग ए नॉलेज ऑफ ऑफर। लालमन शुक्ला, अगर उसका नॉलेज ऑफ ऑफर नहीं है तो वो एक्सेप्ट, तो नॉलेज ऑफरी को नॉलेज ऑफ ऑफर होना जरूरी है। एवरीबॉडी क्लियर? बट कैन इट बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन? यस। अच्छा मेरे को बताओ, अगर इस केस में मेरे ख्याल से आत्मा समझ में आ रहा है? करे मेरे ख्याल से इस केस में अगर जॉनसन किसी को भी दुनिया को बोलता मेरे को ये गुड्स दो, जॉनसन ऐसे जो गुड्स दे सकता है, बताइए कौन गुड्स दे सकता है मेरे को? ये गुड्स जो भी है मुझे दे दो। ओके, अगर जॉनसन ने ऐसा बोला होता तो मेरे को बताओ, अब यहां पर बोल्टन ने जो गुड्स दिए वो चल जाते ना मालिक? प्रॉब्लम क्या है? जॉनसन ने किसको बोला, उसके इनवॉइस पे किसका नाम है, उसके लेटर पे, ऑफर लेटर पे किसका नाम है? एक्स। बात खत्म, इसलिए प्रॉब्लम हुई। समझ में आया क्या? तो मेरे को बताओ पहली कंडीशन कब काम आती है? क्या यार, पहली कंडीशन कब काम आती है? जब ऑफर, कौन सा ऑफर है? स्पेशल। जनरल ऑफर कौन एक्सेप्ट कर सकता है? बट कोई भी, मैंने क्या बोला? ही शुड बी हैविंग ए नॉलेज ऑफ ऑफर। इफ द पर्सन इज नॉट हैविंग ए नॉलेज ऑफ ऑफर, इट इज नॉट टू बी एक्सेप्टेड। हाँ मालिक, ठीक है। सेकंड सिनेरियो, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ये तो अपन ने बात कर दी है मालिक। ओके, मेरे को बताओ क्या ऑफर कंडीशन हो सकती है? बेवड़े लोग, ऑफर कंडीशनल हो सकती है क्या? पक्का? आवाज नहीं आ रही मेरे को। क्या बोला मैंने? ऑफर कंडीशनल हो सकती है। 100% यस, क्योंकि मैं दे रहा हूं मेरी इच्छा, लेकिन जब तू दे रहा ना तो तू कंडीशन मत डाल, सीधा ऑफर को एक्सेप्ट कर, हाँ या ना, हाँ या ना। ओके, तूने कंडीशन डाला, वो क्या हुआ? काउंटर ऑफर। तूने जैसे ही कंडीशन डाली इट बिकम्स ए, देखो अगर मैंने ऑफर दिया और तूने कुछ कंडीशन डाली इट बिकम्स ए काउंटर ऑफर, यानी ओरिजिनल ऑफर गया और तेरा नया ऑफर है। भारत माता की जय, समझा? लेकिन मैंने आपको क्लियर समझाया, इसमें एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड मैं समझा, लेकिन क्या इसके साथ कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती है जो ऑफर के साथ जाए? यस। एग्जांपल मैं गाड़ी दे रहा हूं, जैसे एग्जांपल अपन हमेशा गाड़ी का ही पूछते हैं, उसके साथ में तुमने आरसी बुक मांगी, क्या ये वैलिड हो सकता है? अगर आरसी बुक है तो ही मैं लूंगा। ओके, क्या ये वैलिड कंडीशन मानी जाएगी? यस। तो कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जो आपकी किसके साथ जाए? ऑफर के साथ। तो दैट्स ओके, वो कॉन्टेक्स्ट में ओके होएगा। आत्मा क्लियर? ओके, मैं तुम्हें 200 रुपए, एक जमीन 200 रुपए में बेच रहा हूं। ओके, तुमने बोला ठीक है मैं अभी 80 रुपए दे रहा हूं और 80 मैं एक हफ्ते के बाद दूंगा। क्या ये एक्सेप्टेंस कंडीशनल हुआ? यस। बात खत्म। पहला वाला केस है भाई, ये वाला पॉइंट है। ओके, तुमने मुझे बोला ओके 1 लाख रुपए मैं तुम्हें कुछ गुड्स बेचूंगा। तुमने बोला मैं 1 लाख की जगह 80,000 अभी दूंगा और 1,000 करके हर दिन दूंगा, चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि एक्सेप्टेंस कैसा हो गया? कंडीशनल। बात खत्म। कंडीशनल एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। भारत माता की जय। जेपा क्या मालिक? किसी को दिक्कत इधर तक? ओके, अच्छा मैं एक चीज वापस क्लियर कर दूं, ये चैप्टर 4 याद रखना, इसको है ना कंसोलिडेट मत करना, इंडिविजुअल रखना। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंसोलिडेट इंडिविजुअल? यहां पर हर एक कॉन्सेप्ट पे इंडिविजुअल क्वेश्चन है। चैप्टर 4 में हर एक कॉन्सेप्ट पे इंडिविजुअल क्वेश्चन है। ओके, ये 2 पे। ओके, लेकिन जैसे ही अपन आगे चैप्टर 2 जाएंगे एक क्वेश्चन आएगा। ओके, इफ ए कैन स्ट्रेंजर बी टू पर्सन टू ए कॉन्ट्रैक्ट? यस, उसका फिर एक आंसर होगा। इसमें ऐसा नहीं है, आपको ये भूल जा रहे हैं, तेरे को अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना जिंदगी में, तेरा इससे बड़ा और महानता नहीं होगी इंस्टीट्यूट की। एक्सप्लेन द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। इंस्टीट्यूट चाहता है कि तू इंटर में फटाफट चला जाए, लेकिन इतनी अच्छी इच्छा इंस्टीट्यूट, समझ में आया? तो क्वेश्चन किस पे आएगा? इंडिविजुअल पार्ट्स पे। तो इंडिविजुअल पार्ट्स का जो केस लॉज पढ़ रहे अपन, वो उस पे थोड़ा सा एम्फसाइज अच्छे से रखिए। आत्मा क्लियर? ठीक है, अगला पॉइंट। ओके, ये एग्जांपल मैंने आपको समझा, ये एग्जांपल का कॉन्टेक्स्ट आप ध्यान रखना मालिक। ओके, द ऑफर एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेट। अच्छा, क्या ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए मालिक? बिना उसके तो काम ही नहीं होगा। अरे ऐसा लॉजिक सिंपल है, जब तक ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं होगा वो एक्सेप्टेंस कैसे देगा? और अगर एक्सेप्टेंस बिना कम्युनिकेशन के हुआ है तो इट इज नॉट ए वैलिड एक्सेप्टेंस, बिकॉज एक्सेप्टेंस कैन बी डन बाय ओनली द पर्सन हु इज हैविंग ए नॉलेज। कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो कैसे नॉलेज होगा? तो जैसा ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए वैसा क्या कम्युनिकेट होना चाहिए? एक्सेप्टेंस। अब मेरे को बताओ, अगर फेस टू फेस कम्युनिकेशन है तो इमीडिएटली, टेलीग्राम में टेक्निकली याद रखना, ये इसमें कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और वो उसके बाद रिवोक का, ये सब कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा। तो तुम्हारा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब खत्म होगा? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अच्छा, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर खत्म कब होता है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब खत्म होता है? जब सामने वाले को मालूम पड़ता है।
वापस उठो, फेस टू फेस है तो ये सब डिस्कशन करने लायक भी नहीं अपन। ओके, इंस्टेंटली सब चीज हो रही है। ये कब मैं डिस्कस कर रहा हूं? लेटर, टेलीग्राम, लेटर से भेजा मैंने, टेलीग्राम से भेजा। ओके, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब माना जाएगा? तेरे नॉलेज में आएगा। तू कौन? अच्छा एज्यूम करते हैं मैं और तू, मैं कौन? ऑफरर, तू कौन? ऑफरी। मैंने तेरे को ऑफर दिया, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब माना जाएगा? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जब तेरी नॉलेज में आएगा। और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा? तो इसमें दो केस है, एज अगेंस्ट द प्रपोजर, एज अगेंस्ट द प्रपोजर भूलना मत, एज अगेंस्ट द प्रपोजर जैसे ही तू उसको पोस्ट करेगा, पर ऐसा वर्ड नहीं लिखा है, ऐसा लिखा है कि जैसे ही तेरे हाथ से चला जाएगा। समझ में आया? एज अगेंस्ट द प्रपोजर और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर जब वो ऑफरर को यानी प्रपोजर को मिल जाता है। क्या मिल जाता है? कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होता है? उसके दो आंसर। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होता है? एक आंसर। भारत माता के जय, जेपा मालिक। उसी तरह रिवोकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, याद अभी वो रिवोकेशन ऑफ कम्युनिकेशन आंसर अपन क्लोज कर सकते हैं क्योंकि अपने को वो मालूम पड़ चुका है, तो चैप्टर 4 वाला। तो रिवोकेशन ऑफ कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? तो उसके ऊपर डिस्कशन करना है। ओके, तो बट नेवरदलेस मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन क्लियर है मालिक। क्या कम्युनिकेशन करना चाहिए? आंसर इज यस। इसका एक केस स्टडी है, ब्रॉडगैन एंड वर्सेस मेट्रो रेलवे कंपनी। ठीक है, एक बार रीड मारा तो ठीक है। इसमें सर क्या था? ओके, एक पर्टिकुलर सप्लायर है। ओके सर, एग्जांपल ले लो। ओके, कौन सा सप्लायर? ओके, पत्थर डालते ना ट्रैक पे, उसका सप्लायर है। ओके, जो है एस। इसने एक कोटेशन भेजा। ओके, इसने कोटेशन भेजा, किसको भेजा? रेलवे। ओके, मैनेजर को, मैनेजर को कोटेशन भेजा। मैनेजर को जैसे ही कोटेशन भेजा, मैनेजर ने उस लेटर पे अप्रूव्ड लिख दिया। क्या लिख दिया बेटा? लेकिन वो डाल दिया ड्रावर में, ड्रावर में डाल दिया। किस में डाल दिया? ड्रावर में। यानी उसने किसने ये लेटर किसको कम्युनिकेट नहीं किया? कम्युनिकेट ही नहीं हुआ। ओके, तो पॉइंट टू बी नोटेड एकदम आराम से। अभी ये सीन क्या हुआ है समझने कोशिश करो। अगर ये ड्रावर में डाल दिया, ओके ये ड्रावर में डाल दिया, यहां पर बोला गया है कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ही नहीं हुआ है, क्योंकि कहां पर डाल दिया गया था? ड्रावर। और एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होता है? ओके, उसके दो कॉन्सेप्ट, एज अगेंस्ट द प्रपोजर जब तुम ऐसी पोजीशन में डाल देते हो कि तुम्हारे हाथ से विड्रॉ करना मुश्किल हो जाता है, और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर जब मुझे मिल जाता है। बात खत्म था लेकिन कम्युनिकेट नहीं हुआ, तो एक्सेप्टेंस। ओके, इस केस में वही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है मेरे ख्याल से। भारत माता की जय, एग्रीमेंट, ये कॉन्सेप्ट समझा क्या मालिक? ओके, इसके आगे और एक केस लॉ दिया, याद रखने की जरूरत नहीं केस लॉ, बस कॉन्सेप्ट समझ लेने का ताकि अपन उसको बेस बना सके। When the offer is made by intended offeree without the knowledge that offer has been made to him, cannot be deemed to an acceptance thereto. क्या मतलब इसका? Where an offer made by intended offeree, when offer is made without the knowledge that an offer has been made to him, cannot be deemed to an acceptance thereto. Cross offer, अरे क्रॉस ऑफर, ग्रास ऑफर नहीं, ग्रास ऑफर, ग्रास ऑफर नहीं रे, कौन सा ऑफर? मतलब क्या था? अरे मैंने तुझे ऑफर किया और मुझे मालूम नहीं तुमने मुझे ऑफर किया था, तो इसको क्रॉस ऑफर बोलते हैं। और क्रॉस ऑफर याद है ना क्या मैंने समझा था? क्रॉस ऑफर में क्या नहीं है? एक्सेप्टेंस। वो दोनों, फिर किसी को तो एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा। अभी एग्जांपल, मैंने तेरे को बोला गाड़ी बेच रहा हूं 15 लाख में, और तू बोला मैं गाड़ी खरीदता हूं 15 लाख में। अब मेरे को मालूम है तू 15 तो वैसे ही देने वाला था। मैं बोलूंगा, तू बोला चलो 15 लाख तुमने ऑफर दिया था, मैं 15 लाख देने को रेडी। मैं बोला नहीं, मेरे को बेचनी नहीं, मेरे को 18 में। अब तू कोर्ट में गया तो भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तूने जो मेरे को ऑफर दिया था वो क्या था? एक्सेप्टेंस था या क्रॉस ऑफर था? क्रॉस ऑफर था। भारत माता की जय, जय क्या मालिक? तो उसके वर्डिंग समझ में आ गया ना मालिक? कैसे? A mere variation in the language not involving any difference in the substance would not make the acceptance ineffective. अगर मैंने कुछ वर्डिंग में कुछ ऊपर नीचे लिखा होगा, वेरिएंस होगा कुछ, लेकिन उसके वर्डिंग में सब्सटेंस मेरा क्लियर था, सब्सटेंस मेरा क्लियर था, कंटेंट जो कंटेंट है वो क्लियर था, और उससे क्लियर था कि मैं क्या कर रहा हूं? एक्सेप्टेंस। तो यहां पर ऑफर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट माना जाएगा, भले उसके वर्डिंग 19-20 होंगे। ओके, तो वर्डिंग्स पे यानी एक्सेप्टेंस किस पे जाता है? एक्सेप्टेंस किस पे जाता है? वर्डिंग्स पे या सब्सटेंस पे? सब्सटेंस। ओके सर, इसका कोई एग्जांपल बता सकते हो? ऐसा देख, तू मुझे ऑफर दे, तूने मुझे ऑफर दिया, मैं क्या बोलूंगा? आई एक्सेप्ट। ओके, एक्सेप्ट ऐसे लिखूंगा। ओके, अब मैं क्या वर्डिंग लिख रहा हूं? टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ओके, विद ऑल इंफॉर्मेशन गिवन बाय यू, आई एक्सेप्ट दिस ऑफर। अब तुम बोल रहे तुम बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, यानी कोई और फैक्ट्स है क्या? कुछ है क्या? नहीं भाई, सब्सटेंस समझ। सब्सटेंस क्या है? एम आई एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग? एक्सेप्टिंग, बात खत्म। ओके, हो सकता है वर्डिंग 19-20 हो। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ओके, जैसा होगा जो तूने बताया, इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन बची हुई नहीं है, मैंने इसको ऐसा लिखा होगा, क्योंकि मैं कंडीशनल डाल नहीं सकता। अगर मैंने कंडीशन डाली तो वो ऑफर नहीं होगा, काउंटर ऑफर हो जाएगा, और ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी कंडीशनल।
ये पॉइंट आपको दिया हुआ है। ओके, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब मोड, 5-4 आंसर है, ये तो सबको आना चाहिए। कौन सा मतलब है इसका इंटरप्रिटेशन? अगर मैंने तेरे को बोला था तू मुझे एक्सेप्टेंस देगा और वो खाली ईमेल से देगा और तूने लेटर लिख के दिया तो एक्सेप्टेंस माना जाएगा। तूने फोन पे बोला तो, अच्छा मैंने कुछ नहीं लिखा तो चलेगा, फिर ईमेल पे भी चलेगा, फोन पे भी चलेगा। लेकिन अगर मैंने लिखा हुआ स्पेसिफिकली तो एवरीबॉडी क्लियर? लेकिन सुन मेरी बात, मैंने लिखा था तू ईमेल पे ही कम्युनिकेट करेगा मुझे एक्सेप्टेंस, लेकिन तूने फोन पे कर लिया और मैंने अपने एक्शन से उसको एक्सेप्ट कर लिया। यानी एग्जांपल, तूने बोला मैं खरीदने को रेडी और मैंने तुझे भेज दिया, क्या ये एक्सेप्टेंस? भले ही मैंने प्रिस्क्राइब मोड लिखा था, लेकिन जो तुमने मोड से किया, क्या मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया? क्या इसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा? खत्म, ये वाला पॉइंट। ओके, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब मोड का लॉजिक ध्यान रखना। ओके, ये याद रखना। टाइम, ये तो मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। 46, 47, 48, 49, 50 याद है ना? उस पर डील करेंगे चैप्टर 4 में, अगर आपको याद है कि नहीं है भाई याद है ना भाई? ओके, याद रखना। ओके, इसके बाद में रेसिप्रोकल प्रॉमिस एंड वो चालू है, पर 49 से 46, 47, 48, 49, 50 सबसे तोड़ इंपॉर्टेंट रहना चाहिए। उसके पहले वाले ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट के बाद खत्म करो, उसके बाद टाइम का याद रखो। टाइम कौन सा होना चाहिए? रीजनेबल टाइम। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में टाइम लिखा है तो वही टाइम, कॉन्ट्रैक्ट में टाइम मिसिंग है तो रीजनेबल टाइम। और रीजनेबल टाइम क्या होगा? डिपेंड ऑन केस टू केस। पेरिशेबल गुड्स के लिए रीजनेबल टाइम 5 दिन नहीं हो सकता, 2 दिन, 1 दिन, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। ओके, आत्मा झेपा गया। लेकिन इमोवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन के लिए क्या 2 महीना हो सकता है? यस। अरे इमोवेबल प्रॉपर्टी करोड़ों का धन, करोड़ों का पॉइंट ट्रांजेक्शन करना है, आप थोड़ा ना अगले दिन रेडी होगा करोड़ रुपया, लेकिन इट कैन हैव 2 महीने, पर 2 साल नहीं हो सकते। नहीं समझा? तो इमोवेबल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, सपोज मैं तुमसे इमोवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं मैं, तो मैं 2 महीने के बाद तुम्हें पैसा दूं, चलेगा क्या? लेकिन 2 साल के बाद नहीं है। ये कॉन्टेक्स्ट याद रखना है। ओके, ये पॉइंट आपको ध्यान में रहेगा। एंड लास्ट पॉइंट, मियर साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। ये तो बहुत भारी है। ओके, जैसा आपको ऑल टुगेदर मैंने आपको बताया था, ऑफरर ऐसी कंडीशन डाल नहीं सकता कि तुमने हाँ नहीं बोला तो मैं उसको क्या मानूंगा? एक्सेप्टेंस। ओके, तो उसी तरह साइलेंस को आप क्या ट्रीट नहीं करोगे? एक्सेप्टेंस। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? एवरीबॉडी? ओके, एक फेल्ट हाउस बिल्डिंग का केस है, इसमें केस समझ लो। केस ऐसा है कि भाई एक एफ है, ओके, इसने नेफ्यू को बोला ओके, तेरा जो घोड़ा है, तेरा जो हॉर्स है, वो मैं ले रहा हूं और नीलामी कर रहा हूं। ओके, नेफ्यू को बोला तेरा जो हॉर्स है मैं उसको ले रहा हूं और नीलामी कर रहा हूं। ओके, यानी उसने ऑफर दिया हॉर्स लेने का। नेफ्यू साइलेंट था, नेफ्यू ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। ओके, अब एफ ने घोड़ा लिया, बेच दिया, पैसे आ गए। ओके, एवरीबॉडी समझ में आ रहा है क्या मालिक? ओके, नेफ्यू ने केस किया, ओके, और एफ हार गया। क्यों हार गया एफ? क्योंकि नेफ्यू ने क्या किया था? साइलेंट था। तो इट वाज मियर साइलेंस इज नॉट अ एक्सेप्टेंस। आत्मा क्लियर? बट याद रखना, मियर साइलेंस में एक चीज आपको ध्यान में रखना, अगर मेरे एक्शंस अभी तक साइलेंट ही थे और वो एक्सेप्टेंस माना गया तो एक्सेप्टेंस माना जाएगा। सर कोई एग्जांपल? मेरे घर पे न्यूज़पेपर, परफेक्ट, मेरे घर पे न्यूज़पेपर डालने वाला है। ओके, वो रोज डाल रहा है न्यूज़पेपर, और महीने का एंड हुआ, मेरे से पैसे मांग के लेके गया, मैंने दे दिया भाई 350 रुपए, उससे ज्यादा तो होते न्यूज़पेपर के, 350 रुपए लेके दे गया। अभी अगले महीने डाला, अगले महीने वापस आया, मैंने बोला था कि डालने के लिए, मैंने एक्सेप्टेंस किधर दिया? तूने ऑफर दिया तो वो बोलेगा ओ भाई साहब, पिछले महीने का एक्ट इज नथिंग बट एन, पिछले महीने का एक्ट मेरे लिए वो साइलेंस ही था ना, जिसकी वजह से तुमने एक्सेप्टेंस माना गया। तो अभी इस बार भी मैंने साइलेंस को क्या माना? एक्सेप्टेंस। तो अगर पिछली बार कोई ट्रांजैक्शन किया, ओके, पिछली बार क्या किया बेटा? ट्रांजैक्शन, और उसको क्या माना गया? पिछली बार तू साइलेंस था, उसको क्या माना गया था? एक्सेप्टेंस। तो करंट भी अगर वो तू साइलेंस रहता है तो उसको क्या माना जाएगा? एक्सेप्टेंस। एंड लास्ट पॉइंट है, ओके, एक्सेप्टेंस। ये तो 5 आंसर है, कंडक्ट और इंप्लाइड। कंडक्ट मतलब एक्सप्रेस और इंप्लाइड। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ये कम एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट है। तो वापस आ जाइए, एक्सेप्टेंस कितने पॉइंट है? एसेंशियल रिक्वायरमेंट है एक्सेप्टेंस 7। सबसे पहले एक्सेप्टेंस उसने ही करना चाहिए जिसको, पर ये किसको एप्लीकेबल नहीं है? जनरल, खाली ये किसको एप्लीकेबल? स्पेसिफिक। सेकंड, एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए? एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। क्या कंडीशनल एक्सेप्टेंस चलेगा? नहीं। लेकिन अगर कंडीशन कोई उस ऑफर के रिलेटेड है, ऑफर के रिलेटेड मतलब जैसे मैंने बताया था कि भाई बाइक उसके रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम है, तो क्या वो कंडीशन चल सकती है? यस। तीसरा, ओके, एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए? कम्युनिकेट। चौथा, ओके, जो एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट है वो क्या होना चाहिए? प्रिस्क्राइब मोड। अगर प्रिस्क्राइब मोड है तो प्रिस्क्राइब्ड टाइम। अब जब प्रिस्क्राइब टाइम नहीं होता है तो क्या होता है? रीजनेबल टाइम।
और इसके बाद वाली तो पंचायती है। एक्सेप्टेंस का खाली साइलेंस होना इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। एन एक्सेप्टेंस कौन सा हो सकता है? एक्सप्रेस और इंप्लाइड। भारत माता की 7 पॉइंट क्लियर मालिक। ओके अब एक सवाल बिफोर इसके बाद कम्युनिकेशन पे जाते हैं जो कि आखिरी पड़ा हुआ है। कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन पढ़ना होगा और रिवोक कब कर सकते हैं ये याद रखना होगा। और आखिरी को नहीं वो मोड्स इज अलग आंसर। रिवोक कब कर सकते हैं? when revocation is possible. how revocation is possible is not the question. how revocation is answer is easy. लास्ट वाला है whether revocation is possible it depends on communication. तो 4 कम्युनिकेशन के तरीके बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। बट बिफोर दैट ओके मेरे को एक चीज बताइए, ओके अगर क्वेश्चन की इस पे कुछ आता है एक्सेप्टेंस का तो आंसर कैसे लिखना है? अभी एग्जांपल मैं क्वेश्चन यही पूछता हूँ, ओके एक्सेप्ट बुल्टन एंड जोन्स का किस्सा पूछता हूँ मैं आपको। ओके आपको बोलता हूँ भाई ए ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया ओके बी को, बी से सी ने कुछ गुड्स खरीदे थे ओके और ए ने कॉन्ट्रैक्ट बी को दिया क्योंकि बी के कुछ पैसे बाकी थे और ए सी ने उसको लगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट बी को आया है वो डिलीवर कर देता है और अब ए पैसे नहीं देता किसको? सी को। इस केस में सी केस फाइल करता है, क्या सी सक्सीड होगा? क्वेश्चन आता है हाँ या ना, नहीं रहेगा। ये तो क्लियर है मालिक। क्वेश्चन है क्यों? अब कैसे लिखोगे, कैसे ड्राफ्ट कैसे रहेगा? 3 पार्ट। पहला पार्ट प्रोविजन, दूसरा पार्ट फैक्ट और तीसरा पार्ट कंक्लूजन। पहला क्वेश्चन है फैक्ट में तो समझ में आ गया, फैक्ट में वापस एबीसी नाम लिखने हैं ओके बस प्रोविजन बताइए क्या लिखोगे? पहले क्या लिखेंगे? एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन लिखने का। ऑफर आए, एक्सेप्टेंस आए, प्रॉमिस आए ओके एग्रीमेंट आए या कॉन्ट्रैक्ट आए, स्टार्ट क्या करने का? डेफिनेशन। ओके इन शॉर्ट चैप्टर 1 का कोई भी क्वेश्चन है तो पहले डेफिनेशन चलो। चैप्टर 1 और 2 में कंसिडरेशन में भी यही कॉन्सेप्ट है लेकिन लॉजिक ये दोनों में डेफिनेशन याद रहेगा मालिक, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्टेंस लिखोगे। एक्सेप्टेंस मतलब एक बंदे ने क्या किया? एसेंट दिया, एसेंट दिया वो एक्सेप्टेंस माना गया। वो किसको? ऑफर को। और वो ऑफर और एक्सेप्टेंस होने के बाद क्या माना गया? क्या हो गया? प्रॉमिस। वो प्रॉमिस हो गया। एक्सेप्टेंस का कॉन्टेक्स्ट एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है फिर क्या लिखेगा? फिर कैसे लिखेगा? ओके याद रखना सारे एसेंशियल लिखने जरूरी है इसमें नहीं, बेवकूफी होगी। ओके पर आपने ऐसा लिखना है देयर आर सर्टेन एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस और देयर आर सर्टेन लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए वैलिड एसेंस आउट ऑफ which the one of the requirement is the acceptance must be accepted by the person to whom offer is made. समझ में आया? डॉट इफ द स्पेशल ऑफर इज गिवन, उसका एक लाइन का जो आंसर है वो लिखने का। आत्मा क्लियर? ओके इफ द ऑफर इज मेड टू ए स्पेसिफिक पर्सन, इफ द ऑफर इज मेड टू ए it must be accepted by that person only, but only in case of general offer it can be accepted by anyone okay to whom the knowledge of offer is there. आत्मा क्लियर? ओके ये खत्म हो गया। फिर बाद में फैक्ट लिखोगे, फैक्ट ऑफ द केस मतलब क्वेश्चन उठाओगे, एबीसी का लिखोगे। आत्मा क्लियर? ओके ये वाला लिखो। अब यहां पर आपको बोल्टन वर्सेस जॉन्स पहले किस्सा लिखना है बाद में लिखना तुम्हारी चॉइस है। कंक्लूजन में लिखा तो भी चल जाएगा। केस स्टडीज का क्या है? केस स्टडीज में दोनों जगह में लिख दो चलेगा, तुम्हारे ऊपर है। आइदर तुम प्रोविजन में लिखो या कंक्लूजन में ओके तुम्हारे चॉइस के ऊपर है। केस स्टडी का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं पर प्रोविजन बराबर लिखना। प्रोविजन मतलब वो कॉन्सेप्ट। फिर कंक्लूजन में लिखेंगे इन दिस केस सी कैन नॉट फाइल ए सूट, सी कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन अगेंस्ट ए, इट वाज आल्सो डिसाइडेड इन बोल्टन वर्सेस जोन्स केस। दैट्स इट। ओके ये है। देखो उसका एक टेम्परामेंट में बताता हूं। कभी कभी क्या हो सकता है केस बाई चांस कुछ याद नहीं आया, बाई चांस। और मैं केस पे ज्यादा एम्फेसाइज करने बोलता भी नहीं, मैं सेक्शन पे ज्यादा ध्यान रखने बोलता हूं। सेक्शन वाला पॉइंट ज्यादा रहता है एक्सेप्ट चैप्टर 1। मैंने बोला चैप्टर 1 को अपन बाद में अभी खत्म करूंगा, उसके बाद आपको अपडेट करता। लेकिन लॉजिक याद रखना, कभी केस में 19-20 हो गया नाम में। ओके यूजुअली केस जब अपन लिखते हैं स्टार्टिंग में या बाद में ओके वो आपको एम्फेसाइज कब करना? अगर आप केस में बहुत तोड़ कॉन्फिडेंस हो, बहुत तोड़ मतलब आपको मालूम है बोल्टन एंड जोन्स ही आने वाला है, लास्ट में लिखा हुआ बेटर है क्योंकि आंसर के साथ वो केस दिखता है। लेकिन जिधर केस में डाउट है शायद एक ही मतलब आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये नाम भी हो सकता नहीं होगा, पहली बात तो लिखने के नहीं फिर, लेकिन फिर भी तेरी इच्छा बहुत जागरूक हुई किस केस में घुसेड़ देने का मतलब समझ में आ रहा है क्या? अभी प्रोविजन के बीच में डाल देने। यूजुअली फिर क्या होगा अगर प्रोविजन तेरा सही है, देखो पहले तो केस गलत लिखने का ही नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है तेरे को मालूम है पर ऐसा होता है ना 80-20, 80% यू आर कॉन्फिडेंट, 20% ऐसा लग रहा है। अगर ऐसा कुछ किस्सा आ रहा है, ऐसा पॉइंट पे आ रहा है तो कोई सर इसको क्या करे, इसको ऐसे डील करने का, प्रोविजन लिखने का, प्रोविजन के एंड में लिख देने का केस का पॉइंट। यूजुअली क्या होता है, यूजुअली ऐसा हो जाएगा जब मैं प्रोविजन रीड करूंगा तो वो केस ओके वो प्रोविजन के अलाइन में रीड हो जाएगा।
इनफैक्ट मैं आऊंगा और कंक्लूजन में मैं डायरेक्टली कंक्लूजन देख लूंगा, तो मेरा एम्फसाइज केस पे नहीं रहेगा, एम्फसाइज वो प्रोविजन पे पूरा रहेगा। तो एक एक पार्ट ऐसा हो सकता है कि बाई चांस कुछ 19-20 भी हो गया तो फिर सेटल्ड वे से। मैं वापस बोल रहा हूँ, सेक्शन गलत हुआ और आप आग बंद कर लो, चैप्टर 4, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 पे सेक्शन तो आपको रखना ही रखना है, आपका ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि सेक्शन के बिना तो आंसर ही नहीं है। ओके, हाँ या ना तो दुनिया बता लेगी, लेकिन कौन से सेक्शन में हाँ या ना हो रहा है वो तो बताइए, वो बताना बहुत टेक्निकली इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके लिए ध्यान रखिए। आत्मा क्लियर? ठीक है। अब कम्युनिकेशन को एकदम ये ऑफर इन शॉर्ट, अभी मेरे को बताओ कोई भी एसेंशियल ऑफ ऑफर आया या एसेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस आया, जो अभी मैंने अभी दोनों किए, मेरे को बताओ इसके अंदर क्या पूरे आंसर लिखने के? नहीं, रिलेवेंट उठाने का। लेकिन रिलेवेंट उठाने का कैसे करने का ये समझ में आ गया। तो सबसे पहले कभी भी क्या करने का, पहले डेफिनेशन लिख देने का, डेफिनेशन के साथ में क्या लिखने का, उसका जो पॉइंट, एक पॉइंट, सारे पॉइंट नहीं लिखने के, 7-8 पॉइंट सिर्फ वो एक बार। अच्छा, 7 कब लिखने को, फिर कब लिखने का, जब क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि एक्सप्लेन द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, तो उसमें 7 पॉइंट आपको लिखने ही लिखने हैं। 7 भी मतलब डिपेंड है मार्क्स कितने हैं, अगर 4 मार्क का है तो 7 मत लिखना, 4-5 लिख दे बस हो गया, एडवांस मसाला। आत्मा क्लियर? ओके, याद रखो। और एक याद रखना, अगर क्वेश्चन कभी एनुमरेट आता है और ये आता है, याद रखना उसमें गड़बड़ मत करना है। एनुमरेट आता है और ये आता है एक्सप्लेन, दोनों में डिफरेंस होता है। एनुमरेट आया तो, क्योंकि मैं अभी जस्ट ऐसे ही कैजुअली बैठ रहा था, मैं बैठा था तो चाय पी रहा था तो देख रहा था तुम्हारे पेपर। ओके, जब अपन ने जो जिसने कल या परसों में टेस्ट सीरीज अपनी कौन सी थी, वो लॉ केस में, याद है एक एलएलबी का फीचर्स का क्वेश्चन आया था, तो एक अपन ने काटा था, तो मैंने कौन सा काटा था, एक्सप्लेन या एनुमरेट? एक्सप्लेन काटा था, एनुमरेट रहने दिया था। ओके, एनुमरेट जब भी आता है, ओके, तो प्लीज मेक श्योर यू आर राइटिंग ओनली हेड पॉइंट्स, दैट्स इट, नो मसाला, वेस्टेज ऑफ टाइम। जब एक्सप्लेन आता है तो वो हेड पॉइंट को एक्सप्लेन करते बैठिए। सर गलत नहीं मिलेगा आपका, जीरो थोड़ा मिलेगा आपको, जितने मार्क्स से पर। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, फुकट का टाइम गया ना, और उसमें कोई एग्जामिनर सटका हुआ रहा तो गया ना, मतलब वो क्या होएगा मालूम है, इजी 3 मार्क्स होंगे तुम्हारे एनुमरेट के, और तुम साला पूरा मसाला लिख के खत्म कर दोगे। तो जब भी एनुमरेट आया तो अगर मैंने बोला एनुमरेट ऑल एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, सिर्फ हेड पॉइंट लिख के छोड़ देगा, एक भी पॉइंट का दिमाग नहीं लगाने का, सिर्फ हेड पॉइंट, दैट्स इट। और अगर मैंने बोला एक्सप्लेन करना है तो फिर मसाले पे जाने का। आत्मा क्लियर? तब तक मसाले पे नहीं जाने का। और आप बोलोगे सर 3 मार्क 4 मार्क सिर्फ एन्यूमरेट के हेड पॉइंट के, अरे ज्यादा सोचो मत, ऐसे ही है। तुम जैसे इंटर में आओगे, फाइनल में आओगे, मैं तुमको बता रहा हूँ 4 लाइन के अगर 6 मार्क्स नहीं दिखाए तुमको, मैं नाम बदल देना, हर पेपर में दिखा सकता हूं मैं तुमको 4 लाइन। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि अपना माइंड सेट, और नहीं गलत है रे, 4 लाइन के लिए 6 मार्क्स, हाँ क्या, पर मैं तेरे को दिखा सकता हूँ, मैं तेरे को तो ऑडिट में दिखा सकता हूँ, मतलब तेरे को थियरी में तो है ही ऐसा, प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं दिखा सकता मैं। और प्रैक्टिकल का मेरे को घंटा नहीं आता, प्रैक्टिकल वाले लोग ही अलग होते हैं, प्रैक्टिकल वाले के साथ वी डोंट डील मैन, ऐसे डिफरेंट है, जमीन है आसमान। ओके, तो भारत माता की कम्युनिकेशन के ऊपर बात करते हैं। कम्युनिकेशन, मेरा क्वेश्चन है, क्या कम्युनिकेशन कंपलसरी है ऑफर का? क्या कम्युनिकेशन ऑफर का कंपलसरी है? क्या कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस का कंपलसरी है? ओके, क्या कम्युनिकेशन ऑफर का कंपलसरी है? क्या कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस का कंपलसरी है? क्यों? एसेंशियल्स, दोनों एसेंशियल्स में थे मालिक। ऑफर में भी लिखा था ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, एक्सेप्टेंस में लिखा है एक्सेप्टेंस मस्ट बी। अब क्वेश्चन आता है ये कम्युनिकेट कब होता है? तो इसको टेक्निकली अगर आप देखोगे 1 पॉइंट पैरा, अभी ये आप अगर घर पे जाके पढ़ोगे तो पढ़ लेना, मैं इसको पूरा तोड़ एकदम इंडिविजुअल पॉइंट में बता रहा हूं। कहां तक? कम्युनिकेशन, इधर तक। कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस बाद में देखेंगे, ओके, और रिवोकेशन को बाद में देखेंगे। तो आपके नेक्स्ट 2 पेज दिख रहे हैं ना मालिक, इसमें अपन बात कर रहे हैं। ओके, तो अब यहां पर एक थोड़ा सा सेटिंग आप समझ लीजिए, सुन लीजिए, 2-3 पेज का जो पॉइंट है। क्वेश्चन आता है पहला पॉइंट, क्या कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जरूरी है? आंसर इज यस, क्योंकि एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर है। अगर ये नहीं हुआ तो भाई आपका ऑफर नहीं माना जाएगा, ऑफर कम्युनिकेट माना नहीं जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट में बदलेगा नहीं। और सर इसकी वजह से कौन सा सेक्शन इंपैक्ट होता है? सेक्शन 4, एक सेक्शन 4 है वो इंपैक्ट होता है। कम्युनिकेशन होना जरूरी है। अब सवाल आता है कम्युनिकेशन कब होगा? तो सबसे पहला मेरे को बताओ, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन इमीडिएट। आत्मा क्लियर एवरीबॉडी? दूसरा सिनेरियो, अगर टेलीफोन का कम्युनिकेशन बोलो तो इमीडिएट होगा, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए?
तो अपने को ये जब डिस्टर्बेंस, ये अपने को क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में लिखेंगे वो। मैंने आपको ऑफर फोन किया, ऑफर के लिए ऑफर का फोन किया, तब अचानक बीच में डिस्टर्बेंस हो गया और नेटवर्क चला गया, ओके, और अमित मान रहा है कि ऑफर कम्युनिकेट हो गया है। क्या ऑफर कम्युनिकेट होगा? नहीं, याद रखना। एंड ऑफर किसको कम्युनिकेट होना चाहिए? जिसको ऑफर किया है। ये चीज मैं बहुत बार और रेगुलर क्लास में मैंने बताया। मैंने प्रशांत सर को बोल रहा था गाड़ी बेच रहा हूं, तो खरीद रहा है क्या? प्रशांत सर की वाइफ ने फोन उठाया, डिस्टर्बेंस कुछ भी नहीं हुआ, और भाभी ने बोला यस हम खरीद रहे, ओके, लेकिन भाभी ने प्रशांत को बोला नहीं, ओके। क्या ये ऑफर कम्युनिकेट माना जाएगा? नहीं, क्योंकि ऑफर कम्युनिकेट उसको ही, बोल्टन एंड जोन्स, उसको होना चाहिए जिसको ऑफर दिया था। जनरल ऑफर थोड़ा था, मैं थोड़ा दुनिया को बोल रहा था, ओके। तो भाभी ने, तो फोन भले ही भाभी ने पूरा सुना, ओके, तो भी डजंट मैटर, कम्युनिकेशन होना जरूरी है, और कम्युनिकेशन उसी को होना चाहिए जिसको ऑफर है। भारत माता की जय। जेपा मालिक, ओके। अब अगर सर ये तो दिक्कत है नहीं, पर प्रॉब्लम है टेलीग्राम का, प्रॉब्लम है पोस्ट का, सर प्रॉब्लम इनका है। अब मेरे को बताओ कब ये कम्युनिकेशन माना जाएगा? जब पहला आंसर आप लिखते वक्त कैसा लिखोगे? पहला आंसर लिखते वक्त कैसा लिखोगे? सुनो, जब पोस्ट उसको मिलेगा, पोस्ट उसको क्या होएगा? मिलेगा। आत्मा क्लियर? लेकिन याद रखना ये पहला आंसर होगा लाइन पे, ये आपको लिखते वक्त ऐसा लगना, व्हेन द, कौन रिसीव कर रहा है पोस्ट? ऑफरी। व्हेन ऑफरी रिसीव द पोस्ट, ऑफर इज कम्युनिकेटेड। But if offeree does not read the post and he read at a later date, the later date will be the date of communication. क्या लिखोगे? सबसे पहले क्या लिखोगे? व्हाट इज ए, अच्छा पहला पॉइंट, ओके, जब भी मैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर बोलूं ना, तो आपका आंसर ऐसा आना चाहिए। पहला पॉइंट, फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज इंस्टेंटली, टेलीफोन कम्युनिकेशन इज इंस्टेंटली, बट द ओनली थिंग इज डिस्टर्बेंस शुड नॉट बी देयर। जब मैं टेलीफोन बोल रहा था तो मोबाइल भी उसमें आ गया, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज टेलीग्राफ एंड पोस्ट। Now, whenever there is a telegram or there is a post, the communication take place. Communication is complete when offeree receives the communication letter. When offeree receives the letter, जो भी टेलीग्राम या पोस्ट जब भी उसको मिल जाता है। आत्मा क्लियर? But if he doesn't read the letter, he read at a later date. Let's say he read after 2 days. The communication will be complete after 2 days and not on the date of receipt of letter. Is that point clear? तो इसको डेट लेके अगर मैं बोलता हूं ओके मैंने 15 तारीख को पोस्ट किया, ओके, तुमको 17 को मिला, 17 को मिला, मैंने इतना ही बोला, यू रिसीव 17, इतना ही क्वेश्चन में दिया है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? तुमको इतना ही क्वेश्चन में दिया, तुम इधर मत बोलना ओके एज्यूम कुछ है, तुमको एज्यूम करने की परवानगी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो मेरे को बताओ इसमें आंसर क्या दोगे? कौन से डेट पे कम्युनिकेशन खत्म होगा? 17। भारत माता की जय। जेपा के मालिक एवरीबॉडी, ओके। अब अगर मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा और फिल्टर कर दिया, मैंने बोला 17 को मिला लेकिन उसने ड्रावर में रख दिया और उसने 19 को रीड किया, कम्युनिकेशन विल बी कंप्लीट ऑन 19। ये कम्युनिकेशन किसका है? ऑफर का। भारत माता की जेपा के मालिक एवरीबॉडी, 17-19 का लॉजिक बैठेगा पक्का? ओके। अब सवाल ये तो हो गया कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, अब आता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। पर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऐसे डील नहीं करना है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर बहुत आसान था क्योंकि एक ही बंदा था। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ओके, ये लोग 2 पार्ट में डील करते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं 2 पार्ट में डील करेंगे। सब कौन से 2 पार्ट में? एज अगेंस्ट द प्रपोजर और एज अगेंस्ट द, सर ऐसा 2 पार्ट में क्यों डिवाइड किया? क्योंकि रिवोक कब हो सकता है उसके लिए 2 पार्ट में डिवाइड किया। अदरवाइज ये रिवोक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता ना, तो ये डिस्कशन ही नहीं होता। फिर तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तो उसी दिन जिस दिन ऑफरर को मिल गया कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस खत्म हो जाता था। प्रॉब्लम है रिवोकेशन का टाइम लिमिट की वजह से ये क्वेश्चन आ रहा है। तो अब सवाल होता है, सबसे पहला मेरे को बताओ, फेस टू फेस कम्युनिकेशन इंस्टेंटली, भारत माता की जय। जेबा टेलीफोन का कम्युनिकेशन इंस्टेंटली विदाउट डिस्टर्बेंस। प्रॉब्लम किधर? लेटर, पोस्ट, टेलीग्राम, इसी में अटके पड़े साला जिंदगी। टेलीग्राम। आत्मा क्लियर? ओके। अब मेरे को बताओ इस केस में क्या सीन होगा? इस केस में कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट, एज प्रपोजर बोल रहा हूं, प्रपोजर को कम्युनिकेट हो गया, हम ये मानेंगे। लॉ बोलता है प्रपोजर को कम्युनिकेट हो गया, हम ये मानेंगे। प्रपोजर को एज अगेंस्ट द प्रपोजर, एज अगेंस्ट द प्रपोजर, प्रपोजर को कम्युनिकेट करने के लिए निकल चुका है, हम ये मानेंगे। कब? जब वो एक्सेप्टेंस ऐसी पोजीशन में चला जाएगा कि वो रिवोक नहीं बोला, वापस नहीं ले पाएगा। ही कैन नॉट, ओके, विड्रॉ, ही कैन नॉट विड्रॉ नहीं करेगा। यानी एग्जांपल समझना शुरू। ओके, मैंने ऑफर किसको दिया था? प्रशांत सर को। प्रशांत सर ने क्या किया? ओके, हाँ लिखा, मैं गाड़ी खरीदने को रेडी हूं। लेटर कब मिला प्रशांत सर को? ऊपर के एग्जांपल में 19 को।
19 को मिला मालिक, प्रशांत सर ने 20 को लेटर लिखा, लेटर लिख के 20 को ड्रावर में रखा, लेटर लिख चुके प्रशांत सर, हाँ क्या कम्युनिकेशन हो चुका है क्या एक्सेप्टेंस का? नहीं है। ओके अब लेटर निकला 21 को और प्रशांत सर ने कुरियर किया, अब 21 को प्रशांत सर के हाथों से निकल गया। मैं बोल रहा हूं ही कैन रिवोक, ही हैज स्टिल अ टाइम, ही कैन रिवोक, बट उसका रिवोकेशन नहीं है, पर उसके हाथ से लेने वापस विड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट निकल जाता है। तो जैसे ही उसकी पोजीशन वैसी हो जाती है, तो एज अगेंस्ट अमित कम्युनिकेशन इज डन। अब ये प्रॉब्लम क्यों है मेरे को बताओ? कम्युनिकेशन एज ए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द प्रपोजर का प्रॉब्लम क्या मालूम क्या? अगर ऑफरर को अगर ऑफर विड्रॉ करना है, अगर ऑफरर विड्रॉ करना है, छेप रहा है क्या मालिक? ऑफरर मतलब किसको? मेरे को। सारी आत्मा मेरे साथ है। ओके पंटर लोग, सब लोग समझ में आ रहेगा? अच्छा वापस एग्जांपल रिपीट कर देता हूं। ओके मैंने ऑफर दिया किसको? प्रशांत सर को, गाड़ी बेचने का। कौन सी तारीख को? 15। प्रशांत सर को कब मिला लेटर? 17। रीड कब मारा? 19 को। आत्मा क्लियर? मेरा पहला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब हो गया? 19। भारत माता की जय। जेपा मालिक एवरीबॉडी, क्या कम्युनिकेशन कंपलसरी है? क्यों? एसेंशियल रिक्वायरमेंट, एसेंशियल रिक्वायरमेंट। अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो कोई भी एक्सेप्टेंस या ऑफर नहीं माना जाएगा। भारत माता की जय। जेपा मालिक एवरीबॉडी, ठीक है। अब सवाल उठता है प्रशांत सर ने कब किया? प्रशांत सर ने कम्युनिकेट कब किया? अब मैंने बोला प्रशांत सर ने 20th को लेटर लिखा। ओके लेटर लिखा, ओके। अब इमेजिन करो 20th को ही कुरियर कर दिया, 20th को ही लेटर लिख के कुरियर कर दिया। तो मेरा क्वेश्चन है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजर कब होगा? 20th। ओके एज अगेंस्ट द प्रपोजर, ये समझ लेना, एज अगेंस्ट द प्रपोजर। और जब लेटर, ओके दूसरा एग्जांपल मैंने बोला लेटर लिखा और ड्रावर में रखा, और ड्रावर में रखा, 21st को लेटर पोस्ट किया, तो एज अगेंस्ट द प्रपोजर कब होगा? 21st। यानी उसने ऐसी पोजीशन में लानी चाहिए जब वो विड्रॉ नहीं कर पाएगा। ओके कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट द प्रपोजर इज कंप्लीटेड। ये कम्युनिकेशन किसका है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर या एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजर इज कंप्लीटेड। नाउ प्रपोजर हैव नो राइट टू रिवोक, और अगर वो रिवोक करता है इट इज अ ब्रीच। समझ में आया मालिक? यानी रिवोक कब तक कर सकता था मैं? अच्छा मैंने कब लेटर भेजा? मैंने लेटर कब भेजा? 15 को। ओके 17 उसको मिला, 19 उसने रखा, 20 को ड्रावर लिख के ड्रावर में रखा, 21 के पहले तक मेरे पास ऑप्शन है रिवोकेशन का। तो व्हेन रिवोकेशन इज, व्हेन ऑफरर डज, हाउ मच टाइम डज ऑफरर हैव टू रिवोक द ऑफर? टिल द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजर इज कंप्लीट। तब तक मैं रिवोक कर सकता हूं। भारत माता की जय। जेपा मालिक। और आप इमेजिन करना, अभी इधर 21 तारीख को मेरे को ये लेटर लिखेगा और मैं उसको 20 को लेटर लिखा, 20 को लेटर लिखा, मैं बेचना नहीं चाहता हूं, और उसको मिलता 23 को, क्या रिवोक माना जाएगा? नहीं। यानी आपको समझना है ये लेटर के बीच में मेरे को फोन करके कुछ तो करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही स्लो प्रोसेस से रिवोक किया, वो रिवोक थोड़ा ना होगा। समझ में आएगा? समझा क्या? अच्छा तो फिर मेरे को और एक आंसर दो फिर। कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन, रिवोकेशन भी है ना? अच्छा मैं रिवोक ऐसा नहीं होता है, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन होना जरूरी है। तो मेरे को बता कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब तक होगा? 21 नहीं, जिसने भी रिवोक किया, अगर मैंने रिवोक किया या तूने रिवोक किया, क्या कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन होना चाहिए? तो क्वेश्चन है कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब तक होना चाहिए? कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब तक? अच्छा कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन, अच्छा उसके पहले एक आंसर दो, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब माना जाएगा? कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब माना जाएगा? कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर बोल रहा हूं मैं, तो ऑफर कम्युनिकेशन मैं क्या, दो सवाल अलग अलग है, मिक्स कर रहा हूं, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब तक कर सकते हैं, मैं क्या पूछ रहा हूं कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब माना जाएगा कंप्लीट। मैंने रिवोकेशन का कम्युनिकेशन तुमसे कर दिया है, और कि कंप्लीट हो गया ये कब माना जाएगा? मेरा पहला पॉइंट, फोन पे किया तो इंस्टेंट, फेस टू फेस किया तो इंस्टेंट, लेकिन लेटर का ही डिस्कशन चल रहा ना रे। तो मेरा क्वेश्चन है लेटर भेजा तो कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब माना जाएगा? जैसे ऑफर का है, तू समझा क्या? अरे सवाल एकदम बेसिक है, तू मिक्स कर रहा है, नहीं समझा? समझा एवरीबॉडी? तो कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब माना जाएगा? जब वो लेटर जो भी पार्टी है उसको मिलेगा और वो पढ़ेगा। भारत माता की जय। समझा? तो अगर ऑफरर ने रिवोकेशन किया तो जो ऑफरी है उसको लेटर मिलना चाहिए और उसने पढ़ना चाहिए, और अगर ऑफरी जो एक्सेप्टर बन चुका था उसने रिवोक किया, वो लेटर किसको मिलना चाहिए?
ऑफरर को, और उसने क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अब मेरा सवाल आता है, ओके, रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कब तक होना चाहिए? अब ये आंसर के लिए ये होएगा। तो एक क्वेश्चन क्या पूछा मैंने, कम्युनिकेशन ऑफ, क्या पूछा एक क्वेश्चन, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीट कब होगा? झेपा क्या मालिक, ये आंसर अलग है, हाँ, तुम जो सोच रहे हो वो नहीं है। कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट व्हेन द लेटर इज रिसीव्ड बाय आइदर ऑफ द पार्टी हु रिवोक्स, मतलब हु रिवोक करता है उसके सामने वाली पार्टी को मिलता है। आत्मा क्लियर, पक्का? बस अब क्वेश्चन है ये कब तक रिवोक कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए अपने को कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। अपने को कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को बेस लेना है, वापस बोल रहा हूं, किसको बेस लेना है, कम्युनिकेशन ऑफ। अब मेरा क्वेश्चन है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? तो पहला आंसर एज अगेंस्ट द प्रपोजर, जिस दिन एक्सेप्टर के हाथ से निकल जाएगा और उसके हाथ में ऐसा नहीं कि विड्रॉ कर सके। ओके, कम्युनिकेशन अगेंस्ट द प्रपोजर। ओके, कम्युनिकेशन अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब होगा? कम्युनिकेशन अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब होगा? कम्युनिकेशन अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब होगा? जब वो किसको मिलेगा, प्रपोजर के पास आपका एक्सेप्टेंस मिल जाएगा, और उसने क्या करना चाहिए, ड्रावर में रखना चाहिए, रीड करना चाहिए, रीड। आत्मा क्लियर? दो पॉइंट ध्यान रखना भाई, भाई साहब, ये दो पॉइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देख ले, देख ले, ये दो पॉइंट देख। कम्युनिकेशन, ओके, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, सेक्शन 4 क्या बोलता है, कंप्लीट कब होता है? ये पढ़, पेज नंबर क्या है, पेज नंबर है 1.22, ये पढ़ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अगेंस्ट द प्रपोजर, मिला क्या? प्रपोजल मतलब जिसने ऑफर किया है या ऑफर लिया है, किया है। मैं और प्रशांत सर में से मैं तो मेरे अगेंस्ट कब होगा? व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर टू विड्रॉ द सेम। समझ में आया? रिवोक मत लिखना, विड्रॉ, विड्रॉ, वो विड्रॉ नहीं कर पाएगा। फोन करके तो रिवोक कर सकता हूं ना, वो विड्रॉ नहीं कर सकता। मैंने पोस्ट से भेजा था, पोस्ट का विड्रॉ नहीं कर सकता, फोन करके तो रिवोक कर सकता हूं मैं। ओके, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजल। तो अब मेरा क्वेश्चन है, रिवोकेशन कब तक पॉसिबल है? तो रिवोकेशन कौन करना चाहता है, क्वेश्चन ये है। चलो मैं रिवोक करना चाहता हूं, तो मैं कब तक रिवोक कर सकता हूं? ये पॉइंट तक। और प्रशांत सर कब तक रिवोक कर सकते हैं? ये पॉइंट तक। एवरीबॉडी क्लियर? यानी एग्जांपल, एक बार प्रशांत सर ने 21 तारीख को लेटर डाल दिया, मैं 22 तारीख को रिवोक नहीं कर सकता। लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। मैं वापस बोल रहा हूं, ये क्लियर रखना, ये क्लास में भी मैंने समझा था। मैंने अगर 20 तारीख को रिवोकेशन का लेटर डाला है और वो मिलेगा 25 को, आप मत बोलना 20 को रिवोकेशन डाल दिया है तो काम है। इसीलिए तो मैंने क्या बोला, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब होता है? कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब होता है? जब सामने वाले को मिल जाता है। लेटर भेजने से रिवोकेशन नहीं होता है मालिक। तुम समझो वो स्टेटमेंट, समझा क्या? कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब कंप्लीट होता है, इसी के लिए रिवोकेशन कब होना चाहिए। तो एग्जांपल, अगर मैंने लेटर से मैंने ऑफर दिया है, रिवोकेशन मुझे फोन से या सामने जाके करना पड़ेगा, नहीं तो प्रशांत सर मेरे पे केस करेंगे और भाई सेक्शन 72 73 ब्रीच लगेगी। फिर सर प्रशांत सर बाहर से खरीदेंगे। अगर प्रशांत सर को बाहर से सस्ता मिल गया तो गुड इनफ, लेकिन प्रशांत सर को बाहर महंगा मिला गाड़ी, ओके, मेरे से 25 लाख रुपए उसको मिल गया, मैं 15 में देने वाला था, 10 लाख मुझसे ले सकता है, वो ऑर्डिनरी डैमेज है वो। याद है क्या? अगर समझा गया तो रिवोक भी बराबर टाइम पे होना चाहिए, क्योंकि ये ब्रीच माना जाएगा। तो गाड़ी जबरदस्ती बेचनी ही पड़ेगी। भारत माता की जय। जिपा क्या मालिक? अच्छा, अब मेरे को बताओ, मेरे को लेटर मिल गया कौन सी तारीख को? 24 को रीड भी कर लिया, एज्यूम करो मैंने रीड भी कर लिया। अब मेरे को बताओ, प्रशांत सर खरीदना चाहते थे, उन्होंने 21 को बोला। फिर प्रशांत सर को लगा, जान दे भाई यार ये उल्लू बना रहा है, पता नहीं सेकेंड हैंड गाड़ी है, पता नहीं उसके अंदर कौन से पार्ट डाल रहा है, दे रहा है रैंगलर, डाल रहा है नेक्सॉन के पार्ट डाल दिए, भगवान जाने। ओके, अब वो बोल रहा है मेरे को नहीं चाहिए गाड़ी। तो मेरे को बता कब तक लेटेस्ट वो बोल सकता है नहीं चाहिए गाड़ी? ओके, मैक्सिमम कब तक? 24 के पहले, 24 के बाद। तो ये क्या कंटेक्स्ट है, समझे? कि दोनों पॉइंट, ये दोनों के अगेंस्ट। तो मेरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ध्यान से समझना और एग्जाम में क्लियरली ये ध्यान रखना। ओके, लास्ट पॉइंट, ओके, जिसे मैं बता रहा हूं, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा? एक ही आंसर, जब एक्सेप्टर को मिलेगा। देखो, मैं फेस टू फेस टेलीफोन ये नहीं डिस्कस कर रहा, मैं भी जो भी डिस्कस कर रहा हूं लेटर, टेलीफोन। तो मेरा क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा? जब एक्सेप्टर को मिलेगा। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? इसमें दो, एज अगेंस्ट द प्रपोजर, जब वो एक्सेप्टर क्या करेगा, डाल देगा और उसके हाथ में विड्रॉ करना नहीं होगा।
विड्रॉ वर्ड है, रिवोक नहीं। और दूसरा एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, जब वो ऑफरर को मिल जाएगा। तो कम्युनिकेशन एज ए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में कितने पॉइंट है? 2। पक्का क्लियर? अब क्वेश्चन है कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब हो सकता है? आइदर ऑफ पार्टी जो भी रिवोक करना चाहती है वो रिवोक कर सकती है, लेकिन वो जब कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा रिवोकेशन का, जब वो कम्युनिकेट होगा। समझ में आया? वो क्या होगा? कम्युनिकेट। ये समझा? अब क्वेश्चन होना चाहिए। ओके, अब क्वेश्चन आता है रिवोकेशन कब तक हो सकता है? तो रिवोकेशन कब तक हो सकता है ये मैंने आपको समझा दिया। समझ में आया? तो रिवोकेशन कब तक हो सकता है? जब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस होता है तब तक। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस होने के बाद रिवोक होता है या कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के पहले रिवोक होता है? पहले। बट वन शुड कीप इन माइंड दैट इफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज डन बाय पोस्ट और समथिंग, रिवोकेशन कैन नॉट बी डन बाय पोस्ट। Okay, it can be done either by speed post or something like that, which can be reached early, or it can be done by telephone or face to face. Else there will be breach of contract. भारत माता की जय। जेपा के मालिक, आपका काम होगा इतना सा रीड कर लेना, कोई डाउट रहा तो मेरे को पूछ लेना मालिक, ये क्लोज कर देना। ओके, कल जब अपन शुरुआत करेंगे अपन मोड्स को खत्म करेंगे रिवोकेशन के, एंड चैप्टर 2 और चैप्टर 3 चालू करेंगे। ठीक है मालिक, सी यू टुमारो, हasta la vista। केस स्टडी करवा दो, कल करवा देंगे इसके ऊपर केस स्टडी। मैं यही एक केस ही लिख लेंगे, ये जो केस किया हुआ है वही उसके ऊपर लिख लेंगे। कल इस चीज को लिख लेंगे, वो एक केस स्टडी जैसे बनाना है डेट्स वाइज, तो डेट वाइज वाला केस अपन कल लिख लेंगे मालिक। ठीक है मालिक, टेक केयर मालिक।